ओके, ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा लेट हुआ। ठीक है, सम कंस्ट्रक्शन वर्क वाज गोइंग ऑन, सो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि फिर डिस्टर्बेंस ही होगा हमें बीच सेशन में। सो उस वजह से थोड़ा लेट हुआ, बट इट्स ओके। खैर, आज हमें जो लाइव डिस्कशन करना है वो 5 दिन का सेमिनार है, हम लोग उस बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स को फुल सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं। आई होप यहाँ पे सबके प्रैक्टिकल, सबके इंटरनल ओरल्स वगैरह फिनिश हो चुके हैं। क्या कोई पहले मुझे ये बताएगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की पेपर कब है? इस कब किसी को याद है कंप्यूटर ग्राफिक्स की पेपर कब होने वाली है आपकी? सर 4 फरवरी। ठीक है, ओके, 4 फरवरी, राइट? यस सर। ठीक है, यस। तो 4 फरवरी से पहले हम लोग अपने 5 क्लासेस को ले रहे होंगे यहाँ पे। 5 चैप्टर्स हैं आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में। 5 चैप्टर्स हम लोग बहुत ही ईजिली वे में कवर करेंगे, ठीक है। बट जैसा आप सबने देखा है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम लोग उस पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। नो डाउट एग्ज़ाम इस बार थोड़ी सी टफ होगी। एग्ज़ाम ऑनलाइन है आपके घर से, बट एग्ज़ाम थोड़ी सी टफ होगी, तो हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जिन फैक्टर्स के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है। वैसे फैक्टर्स हमारे जनरली हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है, बट जनरली हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते ज़्यादा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है हम उनको प्रैक्टिस करते हैं, बट कई बार अप्रोच को नहीं समझ पाते। उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 7 फरवरी यस राहुल, एंड 4 फरवरी और 7 फरवरी दोनों दिन है क्या सीजीआर का पेपर, या फिर एक ही दिन है ना? फोर्थ है या सेवन्थ है? फोर्थ है सर। फोर्थ। फोर्थ है ना? राहुल प्लीज चेक। तो उस जितने भी फैक्टर्स है ना, हम उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन जो भी ये लाइव रिवीजन सेशन था हमारा, एक्चुअली ये होने वाला था 2 दिन के अंदर में, ठीक है। लाइक 2 डेज सेमिनार था ये, हाफ हाफ सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे थे, क्योंकि जितने भी सेमिनार्स होते हैं हमारे, इन सारे सेमिनार्स का जो पहले से फॉलो करें उनको पता हो, 6 घंटे का सेमिनार होता है, एक सेमिनार जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस को एक ही दिन में कवर करते हैं, जो थर्ड ईयर के लिए होता है। बट क्योंकि ये प्लान था हमारा 2 दिन का, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स, हाफ सिलेबस हम लोग पहले दिन कवर करते हैं, दिन दूसरे दिन हम लोग हाफ सिलेबस कवर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोविड हो गया, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि इसको 5 डेज में कवर करें, क्योंकि इतना टाइम 6 घंटे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये पहले से प्री प्लान था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया। बट था कि मुझे कोविड हो गया था अभी, जस्ट अभी, मतलब 7 दिन 6 दिन पहले ही मैंने मेरी टेस्ट पॉजिटिव आई थी, तो उस वजह से हाई फीवर्स रहते हैं अभी भी, इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया था 2 दिन वालों को, और अभी हमने 5 दिन का इसको किया, ठीक है। 5 डेज सेमिनार है, बट ये वर्थ इट होगा आपके लिए, मेरी गारंटी है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से आपके लिए हर एक स्टूडेंट का, जिन्होंने पहले से पढ़ाई करी है या जिन्होंने पहले से पढ़ाई नहीं करी है, जीरो लेवल पे है, उन सबका 60 से 65 के बीच में मेरी गारंटी है। जिन्होंने पहले से पढ़ाई करी है, ये जो अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, उनको 70 आउट ऑफ 70 भी स्कोर हो जाएगा आराम से, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर आपका थ्योरी होता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, क्योंकि इसके प्रोग्राम्स जल्दी लोगों को समझ में नहीं आ पाते, बड़े होते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स के होते। बट इसको आपको अगर आगे बढ़ाना है तो इसका जनरली, इसके प्रोग्राम्स का आपको आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, अप्रोच को, अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है। हमने सेकेंड ईयर के लिए कभी कुछ लाइक लाइव सेशंस वगैरह नहीं करते थे हम लोग, बट हमने इस साल से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स से मिलते हैं, उनको उनके साथ डील करते हैं, तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर हमने फुल मस्ती करी होती है, सेकेंड ईयर मस्ती करी होती है, और थर्ड ईयर में डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहला कंप्लेन, इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से वीक होती है, हमारी बेस स्ट्रॉन्ग, अप्रोच नहीं होता, जो पढ़ने का तरीका, लाइफस्टाइल ऑफ रीडिंग लर्निंग थिंग्स,
वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैक होता है। तो हमने अभी सेकंड ईयर में इन चीज़ों को स्टार्ट किया कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको अभी से चीज़ें समझ में आने लगे कि पढ़ाई कैसे करनी है, अप्रोच क्या होना चाहिए। क्योंकि कॉलेज में तो कभी इस बारे में बात नहीं होगी आपके कि एडमिशन आपको सीओईपी में कैसे पहुँचाया जाए, इस बारे में तो बात नहीं होगी। आई एम श्योर कि कोई भी कॉलेज वाला आपको ये नहीं बोलता होगा कि चलो यार लैब मैनुअल छोड़ो, असाइनमेंट छोड़ो, आप सीओईपी के लिए तैयारी करो। ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है? तो उसके लिए हमने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया कि यार चलो सेकंड ईयर के लिए भी हम कुछ करेंगे अभी। सेकंड क्योंकि हमारी कोर्सेज़ जितनी भी होती है वो सब थर्ड ईयर के लिए थे। बट वही है कि थर्ड ईयर में एडवांस जावा पढ़ना होता है, आपकी बेस इतनी वीक होती है कि आप हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे लेवल्स में आ ही नहीं पाते हैं। हमारे साथ जो 5th सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को लेते हैं वो एमएस लाइक मास्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं वो लेते हैं। उनकी लेवल इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आप कुछ चीज़ें आप कोप अप नहीं कर पाते, आप कवर नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। तो उस वजह से हमने सोचा कि आपकी बेस पे काम किया जाए, आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एमएसबीटी एग्ज़ाम को पहले हमें समझना पड़ता है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न में हो रहा है। पैटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम की पूरी पैटर्न, पूरी डिप्लोमा की पैटर्न, ठीक है? उन चीज़ों को हमें सबसे पहले समझना पड़ता है। देन हम एग्ज़ाम को फिगर आउट करते हैं, कोर्स को फिगर आउट करते हैं कि कोर्स में क्या-क्या पोटेंशियल है। एंड मैं आपको एज़ अ सीनियर बताता हूँ कि एमएसबीटी डिप्लोमा के पास वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस है इन इंडिया, बेस्ट सिलेबस है। एक ऐसा सिलेबस जो फुल्ली डिज़ाइन्ड है आपको डिग्री का टॉपर बनाने के लिए, अगर आप डिप्लोमा के टॉपर हो तो। क्योंकि डिप्लोमा में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपको एक डिप्लोमा से निकलने से पहले आपको एक शानदार डेवलपर, एंटरप्रेन्योर बना के रहेगा। जावा, सी से स्टार्ट करते हैं, सी प्लस प्लस को मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि वो बहुत बेसिक हो जाता है। जावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस जावा, एंड्रॉयड, पीएचपी, पाइथन, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ये इतने सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ने हैं। डेटा स्ट्रक्चर तो आपको है, डीबीएमएस है, डेटा कम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इतने सारे हमारे पास पेपर्स थे, इतने अच्छे-अच्छे सिलेबस हैं, ताकि अगर आपने इन चीज़ों को बस सीरियसली लिया और एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को किया, तो बहुत ही अच्छा आपका रिज़ल्ट हो सकता है। आने रिज़ल्ट इन द सेंस कि आप आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि एमएसबीटी डिप्लोमा बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है, नो डाउट इसके पास सिलेबस बहुत अच्छी है, बट काफ़ी अंडररेटेड कोर्स है। कोई डिप्लोमा के बारे में तो बात नहीं करता है यहाँ पे। कभी भी आपने ये देखा है कि कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी ब्रांड और एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए क्लासेस स्टार्ट करती है? नहीं करती है। इंस्टीट्यूट जो कंटिन्यू एमएसबीटी डिप्लोमा में फोकस कर रहे हैं, कोई ऐसी पब्लिकेशंस जो बस एमएसबीटी डिप्लोमा ओरिएंटेड कंटेंट बनाती है? नहीं, कोई नहीं करता, क्योंकि डिप्लोमा काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड हो चुका है अभी। लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता है, क्योंकि कई बार हम ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एवरेज लेवल्स के हैं। बट ऐसा है नहीं, हमारे डिप्लोमा एमएसवी डिप्लोमा से ही बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टअप किया है और लाखों अभी करोड़ों का भी उनके पास फंडिंग है, बहुत सारे हैं। हमारे कोर्सेज से इतने सारे टॉपर्स निकले हैं जो अभी सीयूईपी में हैं। आपको पता होगा हर साल डिप्लोमा में 3 से 4 बच्चे आते हैं, ओके? और उसमें से कंप्यूटर और आईटी को आप मिलाते हो तो लगभग 1 लाख से लेके 1,20,000 तक बच्चे होते हैं। और सीयूईपी में कितने सीट्स है, किसी को पता है? यस, किसी को पता है सीयूईपी में? सीयूईपी कॉलेज पता है ना आपको? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ओके। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र और यू कैन से इन इंडिया, ओके? डिप्लोमा के लिए वो आईआईटी है, ठीक है? जो 12th के बाद जो आईआईटी होता है, आईआईटी और एनआईटी, वो डिप्लोमा के बच्चों के लिए वो आईआईटी है और एनआईटी है, ठीक है? पूरे महाराष्ट्र में 2-3 कॉलेजेस हैं जो आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। सीओईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, पीआईसीटी पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरा है, थर्ड है पीसीसीओई पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है? ये 3 टॉप के कॉलेज हैं जो आपको कम से कम 3 से 4 साल आगे की लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। लाइक जब आप एक एवरेज कॉलेज में जाएँगे तो वहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज होगा ना, वो यहाँ का एवरेज पैकेज होता है। सीओईपी की हाईएस्ट पैकेज हर साल 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक जाती है, ठीक है? जापानीज़ कंपनी है तो 50, 60, 70 लैक्स तक जाती है पैकेज, और बड़ी से बड़ी कंपनी आती है यहाँ पे।
कॉलेज इज़ नॉट प्राइमरी, आप किसी भी कॉलेज से रहोगे, आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। बट एक अच्छे कॉलेज से रहने से आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान और फ़ास्ट हो जाती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए हमें सेकंड ईयर से फ़ोकस करना चाहिए कि हमें किस कॉलेज में जाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका गोल सेट रहेगा ना, तो आप उस तरीके से तैयारी करोगे। बिकॉज़ अभी तो थर्ड सेमेस्टर है, हमने फुल ऑन मस्ती की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। मैं तो बोल रहा हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर भी आप मस्ती कर सकते हो, ठीक, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर का ही रिज़ल्ट काउंट होता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखो कि थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ना, उसका बेस बेस आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपके पास लाइक जावा है, ओके, डेटा कम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 3 पेपर इज़ द आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स जो आपको थर्ड ईयर में हेल्प करेंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ओरल्स। अगर आपने फर्स्ट ईयर में इमेज अपनी नहीं बनाई इंटरनल्स के लिए, सेकंड ईयर में नहीं बनाई, तो भूल जाओ कि आपको थर्ड ईयर में ओरल्स और एक्सटर्नल्स में नंबर मिलेंगे। क्योंकि आज भी महाराष्ट्र का कोई कॉलेज आपको नंबर आपके लैब मैनुअल्स पे नहीं देता है या फिर माइक्रो प्रोजेक्ट पे नहीं देता है। वो ओवरऑल चीज़ें देखता है। ये बच्चे का अच्छा, ये अच्छा स्टूडेंट है, इन्होंने 2 साल में अच्छे से पढ़ाई की है, तो इनको नंबर दो 30 आउट ऑफ 20, 29, वरना 30 आउट ऑफ 16, 17 पे लटका देते हैं। और उस वजह से आपने थ्योरी में 70 आउट ऑफ 65, 68, 69 ले आया ना, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी परसेंटेज स्टिल 85 ही रहेगी, क्योंकि आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे नहीं मिले। और वहीं पे अगर आपको थ्योरी में 65 ही मिलता है और इंटरनल अच्छे मिले, तो आपको परसेंटेज आपकी 90 तक चली जाती है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं अगर आपको एक टॉपर बनना है डिप्लोमा का। तो हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं ऐसी गलती करते हुए, इंटरनल्स को फोकस नहीं करा है या फिर थ्योरी को फोकस नहीं किया है, ऑनलाइन एग्जाम्स को फोकस नहीं किया है, गूगल पे डिपेंड रहे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे जो 70 आउट ऑफ 69 नंबर है थ्योरी में, और इंटरनल 15-16, क्योंकि उनको वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको ऐसा लगता था कि यार मेरे पास नॉलेज है, बस हो गया, इतना ही सफिशिएंट है। वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे वो बच्चे। तो उनको कॉलेज में क्या हुआ कि उनको कम मार्क्स मिले। महाराष्ट्र में 24 और 25 कॉलेजेस हमारे साथ पार्टनर हैं, टाइड अप हैं, और मोर देन 50 कॉलेजेस में हमारी बुक्स को लोग यूज़ करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ। उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर्स जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप उन फैक्टर्स को फुलफ़िल करेंगे काफ़ी स्मूथली, तो आपकी चीज़ें अच्छी जाएँगी। थर्ड ईयर बहुत ही क्रूशियल होता है, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा क्रूशियल होता है आपका फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि वो वार्म अप मैच होता है आपके लिए। आप वहाँ पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं थर्ड ईयर के लिए। तो मेक श्योर कि आप थर्ड ईयर में जब फर्स्ट डे से वैसा शाइन करते हो ना, तो आपका एक टारगेट सेट होता है कि यार सीयूपी में मेरे को जाना है। और उससे पहले आपकी विज़न क्लियर होनी चाहिए, आपका अप्रोच सही होना चाहिए कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कौन-कौन से मटेरियल्स यूज़ करने हैं, कितने पेपर्स हम पढ़ने वाले हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हमें कैसे करनी है, इंटर्नशिप कैसे करनी है, फाइनली प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है। डिप्लोमा के बच्चे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग पे क्यों फँसे रह जाते हैं? क्योंकि नहीं सोचते हम लोग। हम लोग बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं सोचते, हम लोग कोडिंग करके नहीं समझते हैं। इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा-सा अलग करना है, ठीक है? हमने जब चैनल बनाया यूईएफ का, तो एक ही पर्पस था हमारा कि हमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ही बस एम्पावर करना है। अभी तक मैं कभी भी डिग्री के लेक्चर्स नहीं लेता हूँ, बस कभी-कभी डाउट सेशन लेता हूँ, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत पोटेंशियल है और हमें उसको फिगर आउट करना है, ठीक है? तो ये जो 5 दिन का सेशन होगा आपका, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको उन सारे फैक्टर्स के बारे में बताऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, 50% समझ में आएगा, मोर देन इनफ। अगर आपको कॉन्सेप्ट 50% भी समझ में आता है ना, तो वो इनफ से ज़्यादा होगा। बस जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो नोट्स देने वाला हूँ, अगर आपने उतना भी पढ़ा ना, तो हो जाएगा आपका, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस बोल के लिखवाऊँगा, ठीक है? लास्ट में, हर टॉपिक के बाद, तो आपको वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा एमसीक्यू, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन होने वाली, तो आई कांट इग्नोर दिस। सो मैं आपको क्वेश्चंस बोल के लिखवाऊँगा, वन वर्ड आंसर भी बताऊँगा, तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, ठीक है? पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद मैं मॉक टेस्ट बताऊँगा आपको। हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी मॉक टेस्ट अपलोडेड है, ठीक है? और हर दिन कल से जो भी आज हमने पढ़ा है, उस पे भी स्पेशली मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड किए जाएँगे, आपको वो अटेम्प्ट देना है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे फ्री की सेशन है, तो फ्री का पूरा फ़ायदा उठाओ, ठीक है? क्योंकि ये जो भी चीज़ें अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सब थर्ड ईयर में
बच्चे पे करते हैं इस चीज़ के लिए, बट आपके लिए फ्री है ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो, क्योंकि बेस फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शाइन इन थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर को समझना उतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 1,20,000 या फिर 1 लाख ही मानो, 1 लाख में से उन 1 लाख सीट्स में से 1 लाख बच्चे में से उन 12 बच्चों में है, टॉप 12 में है, तो ये करना पड़ेगा आपको। पिछले 2 सालों का हमारा रिकॉर्ड है, ये दिस इज़ आवर थर्ड ईयर, थर्ड बैच। पिछले 2 सालों में हमने 6 और 7 बच्चे दिए हैं सीओईपी में, फर्स्ट टाइम 6, दूसरे टाइम 7, सेवेंथ। ओके, तो हमारा ये पूरा रिसर्च है, इस पे पूरी हमारे पास रिकॉर्ड है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए बेसिक चीज़ें जानना। बेसिक चीज़ों का मतलब ये नहीं होता कि आपको सी एकदम अच्छे से आना चाहिए, आपको लॉजिक अच्छे से आना चाहिए, आपका जो अप्रोच है ना वो सही होना चाहिए। और वो अप्रोच सही कैसे होगा? प्रैक्टिस बार बार जब करोगे तो। बार बार प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं होता कि हम बार बार सेम कोड रन करा रहे हैं, ठीक है? बार बार प्रैक्टिस का ये मतलब होता है दैट यू आर वर्किंग ऑन योर लॉजिक। अगर आपने हर चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढने लगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, हर एक चीज़ में लॉजिक है। खैर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी जैसे जैसे आप आगे आएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉजिक कैसे ढूंढते हैं, चीज़ों को कैसे फिगर आउट करते हैं। आने वाले सेशंस में लूंगा, प्लानिंग भी बताऊंगा आपको आने वाले सेमेस्टर्स की, इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है? बट आज हम लोग फोकस करेंगे अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, और जो नोट्स मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ वो नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो नोट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा, ठीक है? वो नोट्स आप मत लिखना। बट जो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा आपको, हो सकता है मैं आपको बीच में क्वेश्चंस कुछ एक दो बता दूं, लास्ट में क्वेश्चंस बताऊंगा जो स्पेशली लिखवाऊंगा एग्जाम के लिए क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बस लिखना है, ठीक है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर। येस सर. ओके फाइन। सर थर्ड सेमिस्टरचेच मार्क ॲग्रिगेट म्हणजे डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगसाठी कन्सिडर करतात. तो प्लीज म्हणजे थर्ड प्लीज थर्ड प्लीज थर्ड इयर. प्लीज यूज इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। ओके सर. यस यस प्लीज, क्या था सवाल आपका? सर हिंदी थर्ड ईयर आती है में ना आपको? हाँ सर आती है. सर थर्ड ईयर के मार्क्स ही कंसिडर करते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में. यस यस, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर के मार्क्स कंसिडर करते हैं, बट यही यही तो गलतफहमी होती है कि थर्ड ईयर में पहुंचने के लिए आपको सेकेंड ईयर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे सेकेंड ईयर के, बट स्टिल आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, उन सब के लिए आपका सेकेंड ईयर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत नहीं तो एटलीस्ट 2-3 पेपर्स तो आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए, जैसे जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर तो आपका अभी थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर पे फोकस करना, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर आपका वार्म अप होगा। एक सेमेस्टर पहले अगर आपने एकदम अच्छे से परफॉर्म किया, सारे टीचर्स के नज़र में हो कि यार ये बंदा अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाता है, माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जो जो लॉजिक वाइज हो, ठीक है? जो समझ में कि नहीं यार ये नेट से छापा हुआ नहीं है, ठीक है? और ट्राई टू कन्विंस देम, जो टीचर्स आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो फोर्थ सेमेस्टर से ही कि नहीं, हमें जाना है सीयूईपी में, हमें इंटरनल में फुल मार्क्स चाहिए। उनसे पूछो कि क्या करना पड़ेगा फुल में फुल मार्क्स के लिए। असाइनमेंट सबमिट है, एक दिन पहले सबमिट करो। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वरना जब आप एग्जाम फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगी तो आपको रिग्रेट होगा इन चीज़ों की, यार इंटरनल में अगर 28-29 आते ना तो परसेंटेज सीधा 97-98 होते हैं, ठीक है? तो हमें ये चीज़ें पता है, हमने ये चीज़ें फील करी है, देखी है अपने स्टूडेंट्स में। कुछ बच्चे हमारे 100% एमएसबीटी रैंक वन पिछले हम लोग 2 साल से हैं, राइट? पिछले 2 सालों में जो एमएसबीटी रैंक वन आया है वो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 100% के साथ। तो हर पेपर में 70 आउट ऑफ 70, बट वो सफिशियंट नहीं था। उसके लिए उनको इंटरनल्स में भी मैनेज करना पड़ा था। और मैनेज कैसे होता है? पैसे खिला के नहीं, बाकायदा डिसिप्लिन, हर एक चीज़ कंप्लीट करो आप अपनी, और मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश रखो। और कम्युनिकेशन से बड़ी बड़ी चीज़ है आपके पास नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, इंटरनल एक्सटर्नल्स आपके अच्छे जा रहे हैं, पीटीटी अच्छा जा रहा है, तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है, फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। बट बेसिक्स पे बहुत फोकस करना होता है। मैं तो फोर्थ सेमेस्टर आपके पास चांस होगा, सबको मैं बता रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर आपके पास चांस होगा शाइन करने का, ताकि आपकी थर्ड ईयर ईजी हो जाए, ठीक है? और थर्ड ईयर में तो आपकी बहुत कुछ है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है 6 हफ्तों का, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो खैर आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। इस क्लासरूम पे जॉइन होके रहना, मैं सेशंस लेते रहूँगा, ठीक है? फोर्थ सेमेस्टर में भी लेंगे अपन, और धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फोर्थ सेमेस्टर से पहले भी प्लानिंग बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है। तो मेक श्योर कि आप इस जॉइन रहें और ग्रुप में भी जॉइन रहें, ठीक है? ओके, कि किसी और का कोई क्वेश्चन है?
ओके, सबको दिख रही है डॉक्यूमेंट? ये सर दिख रहे हैं। ओके। तो आज हम लोग लाइव रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा पहला दिन है। मैंने आपको पहले बताया कि 5 डेज सेमिनार होगा। 5 डेज रिवीजन सीरीज है ये, जो हम जिस नाम से पहले बुलाते थे इन चीज़ों को, रैंक बूस्टर सेमिनार होता था। बट क्योंकि ये मैंने इसका रैंक बूस्टर नाम इसलिए नहीं रखा और यूट्यूब पे भी पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि मुझे कोविड हो गया था। तो लाइक आई वाज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ माय एनर्जी लेवल कि हाँ, तो थोड़ा मैं डाउट में था। तो इसलिए मैंने इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। बट आई विल मेक श्योर कि आपकी पूरी सिलेबस कवर हो जाएगी और चीज़ें आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है? एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि और सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग आपके रैंक बूस्टर सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है? बट वी विल टेल यू, स्टे ट्यून्ड। तो आज कंप्यूटर ग्राफिक्स का पहला दिन होगा आपका लाइव रिवीजन का, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर को फोकस करेंगे, ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो पहले मैं आपको मोस्टली लोग जानते होंगे जो ऑलरेडी यूट्यूब से आए हैं मेरे जिन्होंने यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट को देखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो हमें जानते होंगे। चैनल का नाम है योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। योर इंजीनियरिंग फ्रेंड यूईएफ जब हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम आईडी से ही स्टार्ट किया था। लाइक जस्ट इट वाज़ जस्ट माय इंस्टाग्राम आईडी, माय इंस्टाग्राम पेज, लाइक पेज मेरा आईडी था, जिस पे मैं अपने फ़ोटोज़ बस शेयर करता था। कुछ ऐसा कुछ प्रोफेशनल लेवल का नहीं था, कुछ भी प्रोफेशनल नहीं था, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट भी डिप्लोमा में ही स्टार्ट किया था, ठीक है? आई एम 24 इयर्स ओल्ड एंड कमिंग 18th आई विल बी 25। 18 जनवरी को मेरा बर्थडे है। किसी को याद रहा तो आप विश कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। तो ऐसा था कि पहला प्रोजेक्ट मेरा यूईएफ से पहले कोड जर्नल था। द कोड जर्नल, बिकॉज़ मुझे पहले था बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट था ब्लॉग से, वेबसाइट से, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट से। दैट टाइम आई डिडंट नो हाउ टू डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स। तो उस टाइम पे मुझे वेब डेवलपमेंट आती थी, बिकॉज़ मैंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह करा था वेब डेवलपमेंट का। तो मैंने, क्योंकि एक क्लासेस में आप नहीं सीख सकते, लाइक आप एचटीएमएल पढ़ भी लोगे कॉलेज में तो आप कभी होस्ट करना नहीं सीख पाओगे वेबसाइट प्रोफेशनल लेवल का। तो मैंने अलग से कोर्स करा था इसके लिए, ठीक है? तो हमने मुझ मैं बहुत हमेशा से फ़ैसिनेट था इन चीज़ों को लेके। तो सबसे पहली जो मेरी वेबसाइट थी, वो थी द कोड जर्नल, जो मैंने डिप्लोमा में स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं लाइक डिप्लोमा की चीज़ें शेयर करता था, क्योंकि हमेशा से ऐसा था कि डिप्लोमा की चीज़ों को शेयर करना, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ों को शेयर करता था। देन इंस्टाग्राम आईडी बनाया योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के नाम से, ठीक है? एंड जब व्हेन आई वाज़ इन माय इंजीनियरिंग, व्हेन आई वाज़ माय डिग्री, तो मैंने ये पेज बनाया था, इंस्टाग्राम पेज बनाया था योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के नाम से का, और जिसका बेसिक सा मतलब यही था कि आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है? कि आपका यू कैन कंसिडर मी एज़ योर फ्रेंड, कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, एक्सपीरियंसेस जो मेरे डिप्लोमा के एक्सपीरियंसेस है। बाय द वे, आई गॉट 96.12% इन माय डिप्लोमा। एग्रीगेट परसेंट था मेरा 96.12। जब एग्जाम डिप्लोमा की थ्योरी होती थी, सीरियस वाली एग्जाम, नो गूगल एंड वो सब अवेलेबल नहीं होते थे वहाँ पे। तो एमएसबीटी डिप्लोमा से मैं हूँ, तो उस समय 96.12 परसेंटेज थे मेरे, ठीक है? एंड दैट ईयर आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, 70 आउट ऑफ 69, क्योंकि उस समय बहुत ही आसानी से नहीं आते थे 70। बट इयर्स बैक उसके बाद मेरे एक स्टूडेंट को मिला 70 टू 70, स्तुति सिन्हा, स्तुति पाटिल, सॉरी, स्तुति पाटिल। मैंने उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी, शायद किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, आई डोंट नो, बट मैंने उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो जब हमने इस चैनल को, फिर इसके बाद हमने इस चैनल को स्टार्ट किया योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के नाम से, सोचा कि चलो यार डिप्लोमा के कंटेंट को डाला जाए। देन फिर स्टूडेंट्स शोइंग इंटरेस्ट, स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट, लाइकिंग माय कंटेंट, तो वो चीज़ें ज़्यादा मोटिवेटिंग हुई हमारे लिए। बट वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज डूइंग जस्ट आउट ऑफ फन, जस्ट आउट ऑफ शेयरिंग माय नॉलेज। बट फिर हमने सोचा कि कुछ प्रोफेशनल लेवल पे किया जाए, कि डिप्लोमा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लाइक सबसे पहली चीज़, सबसे जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है डिप्लोमा के बारे में, कि कोई भी डिप्लोमा को सीरियसली नहीं लेता इस टाइम पे। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स में कभी भी बात नहीं होती एंटरप्रेन्योरशिप की, कंपनीज चलाने की, बट यू नो वी कैन डू दिस, राइट? तो कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं करता था। तो हमने एक कंपनी बनाई, यूईएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी था, वही अभी मेरी कंपनी का नाम है, यूईएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको जिसका सबसे पहला पर्पस यही था कि डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है। बट
फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारी डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही रहते थे, आज भी रहते हैं, आज भी हैं। 3 साल पहले हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया कि ये मेरा तीसरा बैच है, लाइक मेरा 3rd ईयर है जब हमने कोर्स स्टार्ट किया। उसके बाद हमने एक बुक लॉन्च किया, एग्जाम सूत्रा, जो आपने नहीं पढ़ा होगा बट आपकी सीनियर्स में से 90% लोग जानते होंगे उस बुक को। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट में आए और पार्टिसिपेट किए और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा वो बुक, ठीक है। उसके बाद हमने कोर्स लॉन्च किया, एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन कोर्स, जो महाराष्ट्र का नंबर 1 कोर्स है पिछले 2 सालों से। एमएसबीटी रैंक 1 में हम लोग हैं 100% रिजल्ट्स के साथ। 2 सालों में हमने 6 एंड 7th लाइक मतलब 13 स्टूडेंट्स यूपी में दिए हैं। पीआईसीटी में बहुत सारे हैं, काउंट नहीं किया मैंने कभी। और पीसीसी में ईमे में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे मैक्सिमम। और पिछले साल के बहुत सारे रिजल्ट्स हमने ऑसम रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। तो अभी हमारे पास यूएफ बिंग्स में हम लोग 3 चीज़ों में काम करते हैं बेसिकली। यूएफ स्टेशनरीज़ जहाँ पे वी लॉन्च बुक्स एंड ऑल, यूएफ कोर्सेज़ जो एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन कोर्स है, और यूएफ इंटर्नशिप, द एक्सेप्शनल इंटर्नशिप एवर इन महाराष्ट्र। तो ये सब चीज़ें आप वेबसाइट पे हमारे चेक कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है? तो आज जो हमारा पॉइंट्स है, जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? डिप्लोमा सेकेंड ईयर कंट्रीब्यूशन इन 3rd ईयर, मैंने आपको बता दिया पहले कि डिप्लोमा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स एंड इमेजेस के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, पिक्सेल्स रिजोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट मोड क्या होता है, ग्राफिक्स मोड क्या होता है, बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले बोथ आर सेम, राइट? तो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले टॉपिक डिस्कस करेंगे, देन रास्टर स्कैन डिस्प्ले टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड देन एलईडी डिस्प्ले, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। फिर इन पे जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग फिगर आउट कर रहे होंगे। ये पूरा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस दे दूंगा, मॉक टेस्ट बता दूंगा, और लास्ट में 5 डेज ऑफ सेमिनार के बाद मैं आपको 4th सेमेस्टर्स की भी कुछ टिप्स दूंगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई आगे करनी है जिससे आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, ठीक है? ऑल ओके, ऑल सॉर्टेड, सबको अच्छे से आवाज आ रही? कैन वी स्टार्ट नाउ? यस एवरीवन, बी रेडी? ओके। यस सर। तो अभी ओके, तो अभी तक हमने देखा, जो भी हमने पढ़ा, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को अगर हम भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर हम ग्राफिक्स पे सबसे पहले फोकस करते हैं कि ग्राफिक्स क्या होता है। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स कुछ भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सी, आपको कोई भी एग्जाम के लिए आपको बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस लोग पूछे जाते हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है यहाँ पे। जब भी हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म क्या आता है? ऑब्जेक्ट का। सबसे पहला ऑब्जेक्ट का, देन इमेजेस का, क्योंकि इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट का ही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इमेज क्या है? इमेज कोई हाइपोथेटिकल चीज तो नहीं है ना। आप कई बार सोच के ही बनाते हो, इल्यूजन भी होता है, बट इमेज, अगर हम रियल इमेज की बात करें, जो इमेज सामने प्रोड्यूस हो रहा है, या वो मिरर में हो या फिर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे हो, वो इमेज किस चीज की इमेज होती है? ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। हम एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे तरीके से, तो वो इमेज बन जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इमेज। इमेज की फॉर्मेशन को मगर सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो क्योंकि जब आप इमेज की फॉर्मेशन को समझोगे ना, तब जाके आपको डिस्प्ले डिवाइसेस की फॉर्मेशन समझ में आएगी। क्योंकि दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में, इमेज क्रिएशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था और किस टाइप से हुआ था, ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले टीवी आया, या उससे पहले लोगों ने अपने आप को देखा था मिरर में? यस, यस एनीवन? सबसे पहले टीवी आया या मिरर आया? या फिर मतलब लोगों ने अपने आप को, अपने सेल्फ इमेज जो बोलते हैं, वो देखा सबसे पहले? मिरर। पहले मिरर, राइट? अपने आप को देखा, रिफ्लेक्टिंग यूटेंसिल्स पे देखा, रिफ्लेक्टिंग चीज़ों पे देखा, मेटल्स पे देखा अपने आप को, ठीक है? वो भी एक इमेज था। आज जो इमेज प्रोड्यूस होती है वही सेम इमेजेस है, राइट? सेम इमेज है। आज भी हम अगर इन चीज़ों को समझ ले कि हाउ अ इमेज इज फॉर्म्ड, तो हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का डिस्प्ले डिवाइसेस पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हमें ये चीज़ पता हो कि एक इमेज की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो एक ही चीज़ से मिलके बनती है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, नथिंग।
कोई भी इमेज जब फॉर्म होता है तो वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होता है, राइट? ये हमने 9th 10th में पढ़ा होगा आई गेस आपने, लाइट में, कि इन दो लाइट जब इंटरसेक्ट होते हैं तो आपको इमेज दिखता है। तो भैया वो इमेज तो नॉर्मली हमें समझ में आ गया मिरर की बात होती है। क्या वो डिस्प्ले डिवाइसेस में एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है डिस्प्ले डिवाइसेस में। डिस्प्ले डिवाइसेस बिना लाइट रेज की इमेज को फॉर्म कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इमेज की ना सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है, आई डोंट नो जिनका ओरल्स बाकी होगा उनके लिए हो सकता है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाए, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स में नहीं है, बट जस्ट बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इमेज की फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है, जितने भी स्टार्स हो गए, ठीक है, प्लैनेट्स प्लैनेट्स के पास लाइट नहीं होती है, स्टार्स हो गए, कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स के पास लाइट होती है, कुछ के पास नहीं होती है, स्टार्स के पास जनरली लाइट होती है। जैसे बल्ब हो गया हमारा, ट्यूब लाइट हो गया, सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पेन, पेंसिल, सेल फोन, ठीक है। पर हम सेल फोन को एक किस तरीके से देख पाते हैं ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। किस जब एक लाइट, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहां से लाइट आके हमारे आंखों पे पड़ती है, तो उसका इमेज हमारी आंखों के लेंस में फॉर्म होता है। ये होता है इमेज का फॉर्मेशन। कि एक ट्यूबलाइट से, सपोज करो आप रूम में आपके ट्यूबलाइट लगी हुई, ठीक है, एलईडी बल्ब लगा हुआ है और आपका सेलफोन रखा हुआ है, लाइट ऑफ करो, सेलफोन क्यों नहीं दिखता? सेलफोन क्यों नहीं दिखता? सेलफोन की इमेज आपको आपके आंखों में क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि सेल वहां पे लाइट नहीं है। तो लाइट का प्रिंसिपल क्या हुआ फिर? लाइट का ये प्रिंसिपल है कि जैसे आपने लाइट ऑन किया ना, आपको सारी चीजें विजिबल हो गई। क्यों हो गई विजिबल? क्योंकि आपकी जो इमेज है, जो आपके रूम में सोफा लगा हुआ है, जो आपके रूम में फोन रखा है ना, उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? आपकी आंखों के लेंस पे बन रही है, ठीक है। जैसे आपका डिस्प्ले डिवाइस होता है ना, ये जो डिस्प्ले डिवाइस है आपका कंप्यूटर फोन का, वैसे ही हमारे आंखों में लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारी आंखों के लेंस पे जो इमेज बन रही है, आपकी जो रेटिना पे जो इमेज बनती है, वो इमेज कब बनती है? जब लाइट का इंटरसेक्शन होगा तब। और लाइट का इंटरसेक्शन कब होगा? जब लाइट आएगी, उस बॉडी से टकराएगी और हमारे आंखों पे पड़ेगी, तब जाके एक इमेज की फॉर्मेशन होती है। और यही सेम कॉन्सेप्ट होता है आपके डिस्प्ले डिवाइसेस में। क्योंकि इमेज कभी भी बिना लाइट के इंटरसेक्शन के फॉर्म हो ही नहीं सकता, चाहे वो रियल इमेज हो या फिर वर्चुअल इमेज हो। रियल इमेज मतलब आपका मिरर का इमेज हो, या फिर वर्चुअल इमेज हो, जैसे आपकी जो डिस्प्ले डिवाइसेस में जो इमेजेस होते हैं वो हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज की फॉर्मेशन ये होती है। इमेज की फॉर्मेशन के लिए लाइट रेस का टकराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ए भी एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, ठीक है। अब देखो ये, ठीक है, मैं इसको डिटेल्ड में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको साइज समझ में ना है, जिन्होंने लाइट पढ़ी उसको समझ में आ जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ये आप ही खड़े हो, आपका हेड को हमने बोल दिया ए और फुट को बोल दिया बी, ठीक है। यहाँ से लाइट निकली, यहाँ पे गई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से क्रॉस हुई। क्योंकि यहाँ अगर प्रिंसिपल एक्सेस से कोई लाइट जाती है तो वो फोकस से गुजरती है, ठीक है। एक लाइट यहाँ से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस लौट गई। दोनों लाइट इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो हम इमेज कहाँ पे बनेगी? इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो ये ए डैश बी डैश जो हमारा वो इमेज हो गया, ठीक है। ये मिरर की बात होती है, मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बताया मिरर का। बट इमेज इसी तरीके से फॉर्म होती है, बेसिकली लाइट की इंटरसेक्शन होती है, ठीक है। और ग्राफिक्स किसको हम लोग बोलते हैं? बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक एन इमेज, ठीक है। ए ग्राफिक इज एन इमेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा ये रिप्रेजेंटेशन होता है, तरीका होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ग्राफिक्स में दिखा सकते हो, विजुअली दिखा सकते हो। या फिर आप ये भी बोलो कि थ्री डी ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना 2D सीन में, 2D स्क्रीन में, इसको भी हम लोग ग्राफिक्स कहते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू, जैसे आप मेरी फोटोज देखते हो, मेरे वीडियोज देखते हो, तो आई एम ए 3D ऑब्जेक्ट, राइट? आई एम एन 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट। या फिर आप अपनी फोटो क्लिक करते हो, वो 3D ऑब्जेक्ट, राइट? आपके बॉडी में XYZ एक्सिस होती है, बट आप फोन में फिर कैसे दिखता है आपका? उसी के लिए तो हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यस, हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन। Rasterization. Yes, and rasterization is the last step in basic graphic pipeline. ठीक है, rasterization is you can't say rasterization is only responsible to convert a 3D into 2D, because rasterization क्या करता है ना,
वो जो हमारे पास, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले पे हम लोग रास्टर इमेज को फॉर्म करते हैं, तो वो क्या करता है, हमने जितने भी वेक्टर्स के फॉर्म बनाए वेक्टर्स को कन्वर्ट करता है रास्टर में, ठीक है। बट उसके पहले भी हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे एप्लीकेशन, ज्योमेट्री एंड देन रास्टराइजेशन, ठीक है। हमने 3 पढ़ा है ना, राइट? हमने यूट्यूब पे भी शायद देखा होगा 3 स्टेप्स, एप्लीकेशन, ज्योमेट्री एंड रास्टराइजेशन। हम लोग वापस से आज देखेंगे बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन में। उस प्रोसेस को हम लोग बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? सिंपली टू जनरेट द ग्राफिक्स यूजिंग with the help of computer is known as computer graphics. Computer graphics is the creation of pictures with the help of a computer. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं, कई बार सामने पिक्चर्स को जनरेट करते हैं अपने डिस्प्ले डिवाइस में, सेम पिक्चर्स को भी जनरेट करते हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बना सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प लेके। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में बस आप इमेज को खींच सकते हैं, फोटो ही खींच रहे हैं, बस आप वीडियोस बना रहे हैं, नहीं, आप अपने से पिक्चर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी वेक्टर इमेजेस होते हैं वो सब मैथमेटिकल टूल्स का, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके आप नए नए पिक्चर्स को बना सकते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म बना सकते हैं, कैरेक्टर्स बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप नई नई यहाँ पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेसिकली। एंड हम लोग क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पे, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस को, मैथमेटिकल टूल्स को। मैथ्स एक ऐसी चीज है ना जो कभी नहीं छूटेगी, मैथ्स आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, मैथ्स को आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते दुनिया की कहीं पे भी। मतलब आई थिंक दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे मैथ्स नहीं है। व्हेन यू से कि म्यूजिक, म्यूजिक में मैथ्स है, जो यहाँ पे म्यूजिक के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा म्यूजिक में मैथ्स है। जब आप नोट्स को काउंट करते हो वहाँ पे मैथ्स आता है कि ये नोट कितना फास्ट जाएगा, ये नोट कितना स्लो जाएगा, लोग एक्चुअली फिंगर्स पे काउंट करते हैं, राइट? डांस में मैथ्स है, पूरा मैथ के कैलकुलेशंस वहाँ पे भरे हुए हैं कि इतने सपोज करो 10 सेकंड में इतने स्टेप्स आ जाने चाहिए। इट इज नाउ अप टू यू हाउ यू फिट दैट 6 स्टेप्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स। सो मैथ्स आपको हर जगह पे यूज होगा। तो हम लोग कभी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं बोल सकते कि बिना मैथ्स के आप कंप्यूटर ग्राफिक्स को इजिली सॉल्व कर लें। जितने भी एल्गोरिदम्स आपको आगे पढ़ने होंगे मैथ्स का यूज होगा। हो सकता है कि आपको मैथ्स नहीं आता हो, आप रट लेना मेरे हिसाब से। अगर आपको मैथ्स आता हो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। बट अगर मैथ्स नहीं आता तो नेवर फील हैंडीकैप्ड कि आपको मैथ्स नहीं आ रहा है यार मेरा, तो मैं हमने तो डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप रट लेना, ठीक है। क्योंकि लास्टली हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो उस मैथ्स का जो हमने सॉल्व किया उसका एक लास्ट फॉर्मूला था जो आपको यूज़ करना है अपने एल्गोरिदम्स में। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को समझ के चलें, ठीक है। अ, कई बार ऐसा होता है कि यार हमें, जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने रोटेशन वगैरह पढ़ा था, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ट्रिगोनोमेट्री बहुत लोग भूल चुके होंगे, जो लोग कंटिन्यू स्टडीज में नहीं है वो लोग भूल चुके होंगे ट्रिगो। तो मैंने वीडियो में भी बताया था, यूट्यूब वीडियो में, कि इन चीज़ों को आप रट लो, वो ज़्यादा अच्छा है रटना, ठीक है। क्योंकि उससे होगा कि आप कभी भी ये फील नहीं करोगे यार मेरे को वापस से मैथ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वापस से ट्रिगो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो उससे अच्छा जो फॉर्मूलाज आपको नहीं समझ में आ रहा उस फॉर्मूलाज को रट लो, बट उस फॉर्मूलाज के पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू सेवरल थिंग्स, द मैनिपुलेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज और डेटा इन ग्राफिकल मैनर। अब इसका फायदा क्या है यार? ग्राफिकल मैनर में आप डेटा को प्रेजेंट करते हो, इसका फायदा क्या? सपोज करो यार मेरी एक कंपनी है जहाँ पे मेरे पास 5 साल का डेटा है, हर एक दिन इनकम का, ठीक है। सपोज करो मेरी एक ऐसी रिटेल शॉप है, सपोज करो मेरी कंपनी है, रिटेल शॉप है जो हर दिन इनकम करती है, राइट? हर दिन इनकम करती है। अब सपोज करो 5 दिन का डेटा, मतलब हमारे पास, सॉरी, 5 सालों का डेटा है, और हमें अगर किसी से फंडिंग चाहिए, ठीक है, अगर हमें किसी से फंडिंग चाहिए, हमें उसको बताना है कि यार हमने 5 सालों में इतने पैसे कमाए हैं, ठीक है। तो आप एक तो टोटल बता दोगे, ठीक है, बट किसी के पास भी उतना टाइम नहीं होगा कि वो अब आपके 5 साल के डेटा को बैठ के स्टडी करेगा। मतलब अगर आप एक सपोज करो कितना भी पैसा कमाते हो 365 डेज में, तो अगर 5 साल में 1825 दिन होंगे, ठीक है। अब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि 1825 दिन के डेटा को बैठ के करेगा, तो वहां पे वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके एक बार ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, डेटा पाई चार्ट बना सकते हैं। वो चार्ट उनको दिखाएगा कि कैसे कैसे हमारे प्रोग्रेस हुए, कहाँ कहाँ पे हम लोग गिरे हैं, कहाँ कहाँ पे लो हुआ, कहाँ पे हाई हुआ। ये सारी चीजें हमारे काम को आसान बनाती है, ठीक है। वेरियस टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं यहाँ पे क्रिएशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत बड़ी चीज है, हम लोग उसका आई थिंक डिप्लोमा में 10% पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स
जैसे हम बोलते गेम्स बनाते, एनिमेशंस बनाते, जितने भी आप पबजी खेल रहे हो ना, पबजी क्या है, वो वेक्टर इमेजेस होते हैं पबजी। कभी भी आप पबजी फ़ोन पे खेलते हो और लैपटॉप पे खेलते हो, कभी भी वो पिक्चर की साइज़ होती है वो फट जाती है क्या? लैपटॉप पे नहीं फटती है ना, वो बिल्डिंग अपने आप बड़े दिखने लगते हैं। फ़ोन पे खेलो बिल्डिंग्स छोटे होते हैं, पबजी आप लैपटॉप पे खेलो बिल्डिंग्स बड़े दिखने लगते, कोई भी गेम हो, क्यों? वो वेक्टर इमेजेस होते हैं, राइट? तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प से बनाए गए हैं। वो ऐसे इमेजेस नहीं है जो एक इमेज को वहाँ पे डाल दिया है, वो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाए हुए हैं कि जैसे-जैसे इंसान आगे बढ़ेगा पबजी में, वैसे-वैसे सॉरी आस-पास के जो एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन अपने आप होती है, देखा होगा आपने। तो गेमिंग में हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का ज़रूरत पड़ता है एनिमेशन के दौरान। आप किस तरीके से पूरा एक इंसान दिखाते हो वहाँ पे, कैरेक्टर को दिखाते हो, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स ही तो है कि हम एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो it is computer graphics is also responsible to develop games, to develop animations, okay? एडवांटेजेस क्या है कि मैंने ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे डाले नहीं क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने कुछ एडवांटेजेस डाले कि लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल चार्ट्स में आप दिखा सकते हैं, एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है यहाँ पे, और रेंज एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ये कुछ एडवांटेजेस हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब जब हम लोग कभी भी ग्राफिक्स की बात करते हैं, इमेजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे आती है ज़हन में, वो आती है पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या होता है भैया अभी? पिक्सेल्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी ग्राफिक्स, वेक्टर हो या रैंडम या फिर आपका नॉर्मल रास्टर हो, ठीक है? हर एक टाइप के हर एक टाइप की, सपोज़ करो आप वेक्टर की बात करते हैं अगर, ठीक है? या फिर आप रास्टर या फिर आप रैंडम की बात करते हैं, ठीक है? हर एक जगह पे पिक्सल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन है ना, वो पिक्सल से मिलके बनी हुई है। जो हमारा पूरा डिस्प्ले डिवाइस है, वो हमारे पास जितने भी इमेजेस हम जनरेट करते हैं ना उसमें, वो सारे पिक्सेल्स के कलेक्शन होते हैं, मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स के कलेक्शन होते हैं। अगर आप अपनी खुद की फोटो भी क्लिक करते हो ना, तो वो भी पिक्सेल्स का एक कलेक्शन होता है। अब आपके स्क्रीन में कितने पिक्सल से मिलके हमारा बना हुआ है? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन योर स्क्रीन, प्रेजेंट इन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, वो पिक्सल होता है, ठीक है? अब सपोज करो हमने यहाँ पे खोला, एक सेकंड, एमएस वर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे हमने डाला पी, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको इमेज को बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अभी जो पी बना ना, ये भी बहुत सारे अलग-अलग पिक्सल से मिलके बना होगा। अगर ये पी को हम इमेज कंसीडर करें तो, अगर ये एक इमेज कंसीडर अगर हम लोग करें तो ये पिक्सल से मिलके बना होगा। कितने पिक्सल से मिलके बना है? एकदम छोटे-छोटे डॉट-डॉट के पिक्सल से मिलके बना होगा। पिक्सेल्स ऐसे होते हैं। ये पिक्सेल्स हैं आपके। अब ये आपको दूर-दूर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा पिक्सेल्स हम लोग ले नहीं सकते। बट ये जनरली जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है, वो पिक्सेल्स हमारे एकदम स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं। जिन पिक्सल से मिलके हमारा पूरा एक इमेज फॉर्म होता है। अब वो मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स होते हैं वो, ठीक है? छोटे-छोटे डॉट्स जिससे मिलके हमारा पूरी पिक्चर बन जाती है। अब आपको ऐसा लगता होगा यार छोटे-छोटे डॉट्स दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतने पास होते हैं कि वो आपको दिखेंगे नहीं कभी। ठीक है? जैसे सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना है पिक्सेल्स को समझने के लिए, तो देखो यार, हमने वर्ड खोला, ठीक है? एक पॉइंट को सपोज़ करो पिक्सल है ये, ठीक है? अब देखो, ये पिक्सल इतनी दूर पे है। ठीक है? हो सकता है पहली नज़र में किसी को समझ में भी नहीं आए कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है? हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए। ठीक है? या फिर हम लोग ऐसे करते हैं, चलो ठीक है, एक नया पिक्चर बनाते हैं, कोई दूसरी कुछ और चीज़ बनाते हैं, जो हमारे जस्टिफ़ाई ज़्यादा करे हमारी चीज़ों को। ठीक है? मैं आपको बस पिक्सेल्स की चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं कभी दिखता कि पिक्सल है, क्योंकि पिक्सेल्स इतने ज़्यादा करीब होते हैं और यही रीज़न होता है रिज़ॉल्यूशन का भी हमारे। ठीक है? रिज़ॉल्यूशन का भी सिंपल सी यही चीज़ें होती हैं। देखो, अभी हमने एक पॉइंट यहाँ डाला। देखो, अभी अगर यहाँ पे कोई इंसान अगर आएगा, ठीक है? इसको देखेगा तो किसी को पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये? उतने अच्छे से नहीं दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई ध्यान देगा तब जाके लगेगा कि अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आपके पिक्सेल्स इतने दूर-दूर है, आपने पॉइंट्स इतने दूर-दूर डाले हैं, ठीक है? हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। हमने ऐसे डाला है स्ट्रेट लाइन,
ये जो रीडेबल हो रहा है, ये आपको रीडेबल हो रहा है क्योंकि पिक्सल्स यहाँ पे पास पास में मैंने डाले थे। बट अगर इसी जगह पे आप अगर ऐसे डॉट डॉट डालोगे तो ज्यादा रीडेबल है, ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपको। अब सोचो कि इसी में इतना भी अगर डिफरेंस आपको नहीं चाहिए तो अब आपने और बढ़ा दिया यहाँ पे, और पिक्सल्स यहाँ पे ऐड कर दिए कुछ, यहाँ पे और ज्यादा इसके ऊपर ओवरलैप कर दिए पिक्सल्स, तो दिखेगा क्या डॉट डॉट? वो डॉट डॉट भी नहीं दिखेगा आपको। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको डॉट डॉट दिखेगा भी नहीं, आपको लगेगा कि ये एक ही लाइन है, एक लाइन है पिक्सल की। तभी हमें कभी आज तक समझ में नहीं आता हमारे पिक्चर्स को देख के कि यार यहाँ पे तो डॉट डॉट दिख ही नहीं रहा कभी। क्यों डॉट डॉट नहीं दिख रहा हमें? क्योंकि यहाँ पे पिक्सल्स इतने ज्यादा होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, ताकि हमें वो एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। बट हर एक चीज पिक्सल से मिलके बनी हुई है, तभी हम लोग पिक्सल को बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। ये पिक्चर का एलिमेंट होता है, छोटे छोटे डॉट से मिलके हमारा पूरा एक इमेज बनता है, और उसी इमेज को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा इमेज की क्लैरिटी आएगी, तभी तो हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। देखो, और हर एक पिक्सल की अपनी कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना बहुत जरूरी होता है। हमारा जो स्क्रीन है ना, वो पूरा ग्रिड्स फॉर्म में डिवाइडेड है, ग्रिड फॉर्म में। और हमारी पिक्सल कैसी होती है? हर एक पिक्सल का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो हम इमेज को ड्रॉ कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट मतलब क्या, कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर सपोज करो हमें हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से बी पे। अगर हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से बी पे, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ए का कोऑर्डिनेट क्या और बी का कोऑर्डिनेट क्या, तभी तो हम यहाँ से लाइन खींचेंगे। यार यहाँ पे आपके पास टूल है, एक टूल है, सपोज करो हमने यहाँ से लाइन खींच दिया, बट इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मतलब आपको स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन नहीं पता होगा तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे हर एक पिक्सल का अपना कोऑर्डिनेट होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो विंडो, इसमें हर एक पिक्सल का अपना कोऑर्डिनेट है। इस ए का भी कोऑर्डिनेट होगा इस स्क्रीन के रिस्पेक्ट में, बी का भी कोऑर्डिनेट होगा, और उसी कोऑर्डिनेट से ये लोग मैच करा के अपने इमेजेस को फॉर्म करते हैं। हर एक पिक्सल का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। देखो इस पिक्सल का क्या कोऑर्डिनेट, 3 5, 3 और 5, मतलब ये 3 कॉलम्स है एंड 5th रो पे ये प्रेजेंट है। इसका क्या है, 3 और 5, मतलब ये 3, अगर ये इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करें, मतलब अलग अलग टाइप से इन्होंने कैलकुलेट किया है। दोनों व्यू अलग अलग है हमारे पास, एक टॉप से बॉटम है और एक बॉटम से अप है। ये 7th 0 से 7th में हम लोग आ रहे हैं, और ये 7th से 0 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 3 5 ही बोलेंगे। मतलब बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया गया यहाँ पे, कि हर एक पिक्सल का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, और इमेजेस, जितनी भी इमेजेस बनती है वो आपको पता होना चाहिए पिक्सल से ही बनती है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके जो बनाते हैं हम, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर इमेज, ठीक है। और जो हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं वो इमेज होती है पिक्सल से मिलकर जो इमेज बनती है, ठीक है। वो इमेज एक टाइम के आने के बाद फट जाती है, पिक्सलेट करती है उस वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक टर्म रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स, कि आपके स्क्रीन पे कितनी ज्यादा पिक्सल्स मौजूद हैं उतनी अच्छी रिजोल्यूशन होगी आपकी। मतलब जाहिर सी बात है कि जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी इमेज की। हम एचडी वीडियोस की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक होता है MP4, 3 GB, 3 GB फाइल है हमारे पास, MP4 फाइल है। एक 720p होता है, एक 10280p है, 4K वीडियोस होता है। हर सब की क्लैरिटी अलग अलग होती है। क्यों क्लैरिटी अलग अलग होती है? मतलब पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल्स वहां पे ज्यादा होते हैं हमारे पास। सपोज करो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। अब एक स्ट्रेट लाइन मैं और ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जो डॉट है ना, वो आप समझो कि वो पिक्सल है मेरा, ठीक है। मैं एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन्स है। किसकी क्लैरिटी सबसे अच्छी है, किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है? लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 की। यस, बताओ किस लाइन की क्लैरिटी सबसे अच्छी है? इन 3, लाइन 3 की। क्यों क्यों क्लैरिटी उसकी अच्छी है? क्योंकि पिक्सल पास पास है उस पे। यस, क्योंकि हमने वहां पे ज्यादा पिक्सल्स यूज किए हैं, राइट। नंबर ऑफ पिक्सल्स यहाँ पे ज्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से आपकी वीडियो क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, आपकी पिक्चर क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। जब अब बात करो तो DSLR से हमने पिक्चर को लिया है, पिक्चर क्लैरिटी यार क्या जबरदस्त क्लैरिटी आई है। मतलब क्या होता है कि उस DSLR के कैमरा में
वो जो पिक्सल्स यूज कर रहे हैं वो ज्यादा पिक्सल्स यूज कर रहे हैं, मतलब एक छोटे से लाइन को ड्रॉ करने के लिए वो 10 मिलियन पिक्सल्स बना रहे हैं, 10 मिलियन पिक्सल्स का यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो एक छोटा सा लाइन में कितना क्लैरिटी आ जाएगा। एक छोटे से लाइन को ड्रॉ करने, इस लाइन को ड्रॉ करने के हमने 4 पिक्सल्स लिए तो ये क्लैरिटी है। इसको ड्रॉ करने के हमने 10-12 पिक्सल्स लिए तो ये क्लैरिटी है। और इस लाइन को ड्रॉ करने के हमने 200 पिक्सल्स लिए तो ये क्लैरिटी है। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट। अगर आपका पिक्सल ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, तो आपकी पिक्चर की क्लैरिटी भी अच्छी होगी। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग नॉर्मल वेक्टर डिस्प्ले की, रैंडम स्कैन डिस्प्ले की बात करें तो ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्चर क्वालिटी की बात करें, अगर हम लोग वीडियो क्वालिटी की बात करें तो पिक्सल्स ही मैटर करते हैं। और रिजोल्यूशन को भी हम लोग पिक्सल ही बोलते हैं। रिजोल्यूशन इज द काउंट ऑफ पिक्सल, इज द नंबर ऑफ पिक्सल दैट आपके डिस्प्ले मॉनिटर में कितना पिक्सल मौजूद है। जब हम लोग बात करते हैं ना इसकी रेजोल्यूशन की, कि 1080 इंटू 920p का रेजोल्यूशन है हमारा, वीडियो का रेजोल्यूशन कैसा होता है, सपोज करो 420 इंटू 420, दैट मीन्स क्या कि उतना इन रोज एंड कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स आप उतने पिक्सल्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास है एक डिजिटल फोटो जिसकी पिक्सल है यहाँ 3080 इंटू 2320, ये हमारी पिक्सल है एक डिजिटल फोटो की। हमने डीएसएलआर कैमरा से एक फोटो लिया जिसका रिजोल्यूशन ये आया। ठीक है, इस रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इतनी पिक्सल्स मौजूद हैं उस फोटो में। सोचो कितना है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, 71,64,160 पिक्सल्स मौजूद है। तो पिक्चर क्वालिटी कितनी जबरदस्त होगी। तो ये चीज होती है। अगर आपकी, जैसे आप देखते हो एचडी फोटोज 920p इंटू लाइक 1800p या 920p इंटू 1080p, दैट मीन्स कि आपकी जो रिजोल्यूशन उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई करो, उतनी आपकी पिक्सल्स मौजूद है आपकी उस फोटो में। तो जाहिर सी बात है जितनी नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होंगे तो आपकी इमेज क्वालिटी ज्यादा होगी। इसलिए जैसे हम लोग कैमरा के मेगा पिक्सल्स की बात करते हैं कि यार इसमें मेगा पिक्सल्स ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो इमेज को जो जनरेट करेगा ना वो ज्यादा पिक्सल्स के साथ जनरेट करेगा, वो ज्यादा पिक्सल्स पुट इन करेगा एक इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। तो इसलिए पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है वहां पे। 2 MP कैमरा, 10 MP कैमरा, 64 MP कैमरा, इनमें फ़र्क क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स का। कैमरा कुछ नहीं होता, ठीक है, डिस्प्ले कुछ नहीं होता, फ़ोन कुछ नहीं होता, बस पिक्सेल्स की बात होती है कि उस कैमरा में उन्होंने जो डिस्प्ले, जो आउटपुट देने वाला, जो कैमरा, जो इमेज की जो जनरेशन होने वाली है, सी कैमरा और हमारे आँखों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझना। हमारी जो कैमरा बनी है, वो किससे इंस्पायर होके बनी है बताओ? कैमरा किस चीज़ से इंस्पायर होके बनी है? हमारी आँखों से। कैमरा बॉडी और हमारी आंखों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे एक कैमरा इमेज को कैप्चर करता है, हमारी आंखें भी इमेज को कैप्चर करती है। फर्क क्या है? कैमरा इमेज को कैप्चर करके कहाँ पे दिखाता है? डिस्प्ले स्क्रीन पे। हमारी आंखें इमेज को कैप्चर करके हमारे दिमाग को बताती हैं। ठीक है, हमारी जो इमेज फॉर्म होती है ना, वो हमारी इमेज आंखों में फॉर्म हो रही है, बट वो दिमाग के पास सेंस आता है कि वो इमेज क्या है। दिमाग फिर अपने हमारी आंखों को बताया कि हाँ ये इमेज फॉर्म हुई है, मतलब ये जो इमेज है वो ये है, चेयर है, सोफा है, कार है, बस है। ये इस तरीके से हमारा आँख काम करता है, आई। और जो हमारा कैमरा है वो कैसे काम करता है, वो सेम यही है, बस उसकी जो इमेज है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे आ रही है। तो दोनों जगह पे पिक्सल्स का ही बात होता है। जब आंखों में पावर लगता है ना, दूरी खराब है, अब नजदीकी खराब है, वहां पे भी सेम चीजें होती है। हम लोग अपने पिक्सल्स को एडजस्ट करते हैं ताकि हम लोग दूर का देख पाए, करीब का देख पाए, हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है हम उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं लेंस के द्वारा। ठीक है, तो जब भी रिजोल्यूशन की बात आती है तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करेंगे हम लोग कि कितनी ज़्यादा पिक्सल्स मौजूद है वहाँ पे, दैट मीन्स रिजोल्यूशन आपका उतना हाई है। जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होगी उतनी अच्छी रिजोल्यूशन होगी, जितनी कम पिक्सल होगी उतनी खराब रिजोल्यूशन होगी, उतनी खराब पिक्चर क्वालिटी होगी। बस 2-3 पॉइंट्स याद रखो, बाकी कुछ नहीं। ये नोट्स मैं फिर शेयर कर दूँ, इस नोट्स के बाद पढ़ लेना, आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ फोटोज़ वगैरह भी डाल दिया है, HD फुल HD क्वाड HD 4K अल्ट्रा, इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके। 110% रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन होगा आपका, और पिक्सल्स पे भी क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ फिक्र करने वाली बात नहीं है। आपको बस ध्यान रखना कि इमेज की जब भी बात हुई कंप्यूटर ग्राफिक्स में तो पिक्सल्स और रिजोल्यूशन की बात होती है। ठीक है, तो पिक्सल्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अ डॉट इन योर स्क्रीन। ठीक है, अब एक स्क्रीन पे कितने डॉट्स होते हैं बताओ, कितने पिक्सल्स मौजूद होते हैं? तो अभी तो बताया मैंने आपको, बताओ। 1280 इंटू 760 का डिस्प्ले रिजोल्यूशन है आपका, तो कितना पिक्सल्स मौजूद होगा?
वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 9 lakhs 8,000, सॉरी 83,040 पिक्सल्स मौजूद होंगे अगर आपका रिजोल्यूशन ये है तो। अब आप देखो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन का कितना रिजोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको ये पता करना है कि मेरे जो लैपटॉप है उसका रिजोल्यूशन क्या है, क्योंकि मुझे याद नहीं है मेरे लैपटॉप का कितना रिजोल्यूशन है, तो अगर मुझे याद होता तो मैं आपको भी दिखाता। तो सपोज करो मेरे लैपटॉप का भी यही रिजोल्यूशन है, ठीक है। जनरली डिस्प्ले, कंप्यूटर विद डिस्प्ले का यही होता है जनरली कंप्यूटर स्क्रीन का, ठीक है। तो सपोज करो मेरे लैपटॉप स्क्रीन का रिजोल्यूशन है 1280 इंटू 760p, ठीक है, ये मेरा रिजोल्यूशन है। तो दैट मीन्स मेरे लैपटॉप में 9,83,040 पिक्सल्स काम करें। मतलब ये जो छोटी सी स्क्रीन है ना, जो 11 इंच की स्क्रीन आप देख रहे हो, इस स्क्रीन को विजिबल कराने के लिए 9,83,040 पिक्सल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो अब तो कैसे आपको डॉट दिखेगा। 9 लाख पिक्सल्स, अराउंड 1 मिलियन पिक्सल्स एक 11 इंच के डिस्प्ले को दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, सोचो कितना ज्यादा क्लैरिटी होती होगी। ये समझने वाली बात है। तो इसलिए हमें कभी भी इन ये चीज़ों में नहीं फँसना चाहिए कि यार यहाँ पे डॉट क्यों नहीं आता है, यहाँ पे पिक्सेल्स इतने दूर-दूर क्यों नहीं हमें दिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मिलियन पिक्सेल्स हैं, ठीक है? एक छोटी-सी स्क्रीन को 1 मिलियन पिक्सेल्स दिखा रहे हैं, मतलब एक आप देखो तो अगर लाइक मतलब हमारे पास 1 मिलियन पिक्सेल्स है 11 इंच के लिए। अब आपके पास सामने जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये टीचमेंट का एक डैशबोर्ड है, ठीक है? ये इस डैशबोर्ड को दिखाने के लिए 1 मिलियन पिक्सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे दिखेगा आपके सामने डॉट या कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये बात होती है, इसलिए कुछ नहीं दिखता हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पिक्सेल्स होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते हैं, तो हमें कभी भी कर्व्स या कभी भी उसके एजेस कभी दिख ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं दिखते। वो कब दिखते हैं? जब आप एक छोटी-सी इमेज को बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट करो, तब दिख जाएगा वो। तब आपको पिक्सेलेट होते हुए चीज़ें दिखेंगी, फटते हुए दिखेंगे, ब्लर होते हुए। क्योंकि यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड अ लिमिटेड साइज पिक्चर जो कि एक्सपैंड हो नहीं सकता, क्योंकि वो वेक्टर इमेज नहीं है, ठीक है। उस समय दिखता है। तो ये पिक्सल होता है हमारा। और रेजोल्यूशन क्या होता है? हमने देखा नंबर ऑफ पिक्सल। तो जितनी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी आपकी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे, दैट मीन्स कि उतनी अच्छी रेजोल्यूशन है आपकी स्क्रीन की, ठीक है। कोई डाउट इसमें? इज एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. ओके। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स पे कि कितने टाइप के ग्राफिक्स होते हैं, राइट। एक होता है इमेज बेस्ड ग्राफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रास्टर बेस्ड, और एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्राफिक, ठीक है। बहुत ही आसान टर्म जो मैंने आपको ऊपर बताया उसी पे डिपेंडेंट है, इमेज बेस्ड ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्राफिक। इमेज बेस्ड ग्राफिक्स मतलब क्या होता है? इसको हम लोग रास्टर ग्राफिक्स भी बोलते हैं और बिटमैप ग्राफिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके से कि इमेज बेस्ड ग्राफिक्स को क्या कहते हैं, रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स को क्या कहते हैं, और बिटमैप ग्राफिक्स को क्या कहते हैं। ये सारे डिजिटल इमेजेस होते हैं जो कि पिक्सल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में अरेंज होते हैं, जो हमारी नॉर्मली इमेज होती है, जो आप फोटो क्लिक करते हो कैमरा से या प्रिंट से कोई पिक्चर्स निकालते हो, हम उसको बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स, ठीक है। हम उसको, और वो सारे रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल से मिलके बनते हैं। याद रखो, पिक्सल से मिलके हमारी जो ग्राफिक बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रास्टर ग्राफिक। और जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चीजें दिखती हैं, वो कैसी इमेजेस दिखती हैं? रास्टर ग्राफिक्स दिखती हैं। तभी आप बेसिक्स ग्राफिक्स पाइपलाइन में सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा रास्टराइजेशन। मतलब क्या? कि जब भी आप कुछ पबजी गेम है, ठीक है, उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला से इंसान बनाया है, पेड़ बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाए, क्योंकि वो वेक्टर इमेज है, राइट। बट वेक्टर इमेज हम दिखा नहीं सकते, तो लास्ट में हमें रास्टराइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें उन सारे वेक्टर इमेजेस को रास्टर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें प्रोसेस चाहिए रास्टराइजेशन, क्योंकि हमारा डिस्प्ले स्क्रीन रास्टराइजेशन को ही दिखा सकता है बस। तो इमेज बेस्ड ग्राफिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा इमेज जो कि पिक्सल से मिलके बना हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, पिक्सल्स का मतलब होता है पिक्चर के एलिमेंट्स। पिक्सेल्स हमेशा लिमिटेड नंबर में होते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पे मैटर करता है, मतलब ग्रिड फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, और वो पिक्सल से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी देखो आप, इस छोटे से कॉलम्स में देखो, ये ऐसे पिक्सल्स जुड़े हुए, तभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे एकदम क्लैरिटी है कि यहाँ पे कुछ भी आपको डॉट नहीं दिख रहा, बट इसी पोर्शन को अगर हमने जूम किया तो यहाँ पे ये चीजें आई। अब यहाँ पे देखो बॉक्स बॉक्स मिलके बना हुआ है, बट जैसे हमने इसको जूम आउट किया वही ऐसी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा यहाँ पे कि छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बना हुआ है, बट ये एक्चुअली ऐसा होता है, बॉक्स से मिलके बना होता है, क्योंकि यहाँ पे
मिलियंस ऑफ पिक्सल्स की बात होती है, तो इसलिए आपको कभी अंदाजा नहीं लग पाता कि छोटे-छोटे बॉक्सेस से मिलके बना हुआ है। बट जो इमेज बेस्ड ग्राफिक्स होती है, वो हमारी ऐसी पिक्सल से मिलके बनी होती है। अगर आप इसको ज़्यादा ज़ूम करोगे तो ये पिक्सेलेट करता है, मतलब ये ब्लर हो जाता है आपका इमेज, ठीक है? तो रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स की एक डिसएडवांटेज होती है कि ये डिपेंडेंट होता है रिज़ॉल्यूशन पे अपने, ठीक है? मतलब ना आप इसको कम कर सकते, ना ज़्यादा कर सकते। अगर आप इसको ज़्यादा करोगे तो ब्लर हो जाएगा, कम करोगे तो भी ब्लर हो जाएगा, ठीक? क्योंकि होता है ना, पिक्सेल्स अगर ज़्यादा ओवरलैप हो गए तो ब्लर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये रिज़ॉल्यूशन पे डिपेंडेंट रहता है। अगर आपने एक फ़ोन से फ़ोटो क्लिक किया, चाहते हो आप उसका बड़ा-सा फ्लेक्स प्रिंट कराना, नहीं हो पाएगा। पिक्चर ब्लर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उतनी रिज़ॉल्यूशन नहीं होगी उसकी, राइट? तो ये एक मेन डिसएडवांटेज होता है। ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं एग्ज़ाम में कि इन व्हिच टाइप ऑफ ग्राफिक्स इमेज इज डिपेंडेंट, या फिर पिक्चर इज डिपेंडेंट, या फिर ग्राफिक्स इज डिपेंडेंट ऑन रिजोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके। इन विच टाइप ऑफ ग्राफिक्स पिक्चर और आउटपुट स्क्रीन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिजोल्यूशन, या फिर डिस्प्ले इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिजोल्यूशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन रिजोल्यूशन। तो वो वेक्टर ग्राफिक होता है, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके पिक्चर्स को बनाते हैं, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक, जहाँ पे हम लोग जो भी इमेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, वो क्या है? वेक्टर बेस्ड ग्राफिक है, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करके, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके एक इमेज की जनरेशन करते हैं। किस कोई भी इमेज हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, पॉलीगन, कोई भी इमेज हो सकता है, बट वो मैथमेटिकल इक्वेशन से बनाएंगे। उसका फायदा सबसे बड़ा क्या है कि वो पिक्सलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है रेजोल्यूशन के। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा पी, ठीक है? अब इस पी को मैं कितना भी साइज बड़ा करूँ, इसकी क्लैरिटी कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी ये फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स है। देखो, इसकी साइज मैंने कितनी की, 400। अभी कितनी साइज कर दी मैंने इसको, 600, कितना साइज हो गया इसका भी देखो। अब इसकी 650 साइज, क्लैरिटी कम हुई क्या? बताओ, क्लैरिटी कम हुई इसकी? क्लैरिटी कम हुई? किसी को क्लैरिटी कम लग रही है इसकी? क्लैरिटी कम क्यों नहीं हो? क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज का यूज करके बनाया, तो हमें हमारी ग्राफिक्स कभी भी फटेगी नहीं। ये पीडीएफ फाइल है, ठीक है? अब पीडीएफ फाइल को देखो आप, मैंने इसको जूम किया, क्लैरिटी कम हुई ऑब्जेक्ट बेस्ड की? कम नहीं हुई, ठीक है? ये एज इट इज अभी भी वैसा ही लिखा हुआ है, बट इसकी पिक्चर्स को देखो आप, क्लैरिटी कम हो गई? कम हो गई यहाँ पे क्लैरिटी। क्यों? हमने 510 कर दिया। 510 मतलब 5 टाइम्स बढ़ा दिया हमने, 100% से सीधा 500 कर दिया। तो क्या होगा? पिक्चर की क्लैरिटी तो कम हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर क्लैरिटी कम हो गई, बट यहाँ पे इसकी क्लैरिटी कम हुई नहीं हो, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक था। मतलब इन्होंने एमएस वर्ड पे जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काउंट होके आता है वहां पे, तो इसलिए वो चीजें कभी भी ब्लर नहीं होती, फटती नहीं। आप पीडीएफ फाइल को कितने भी बड़े में प्रिंट कराओ, वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो पिक्सल से मिलके बना हुआ नहीं है। पिक्सल्स सिंपल सी चीज है ना, पिक्सल इज अ लिमिटेड ब्लॉक, इज अ लिमिटेड साइज ऑफ ब्लॉक। अगर आप एक ब्लॉक को खींचोगे तो क्या होगा? स्ट्रेच होगा वो, और जब चीजें स्ट्रेच होंगी तो क्या होगा? उसकी क्लैरिटी कम हो जाएगी, राइट? आप एक नॉर्मल सा घर पे भी इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक चीजें, अगर आप उसको रबर को ट्राई करो, आप रबर को नॉर्मली रखो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? या फिर जैसे सिंपल सी चीज है ना, हम लोग हाथ वाथ में पहनते हैं, लाइक कभी कभी रिस्ट में रबर की चीजें होती हैं, या फिर कोई थ्रेड्स की बनी होती है, जो इलास्टिक नेचर होता है उसका। तो अगर आप उसको खींचोगे ना, तो आपको उसकी थ्रेड दिखने लगेगी अंदर की, वाइट वाइट सी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हम खींचेंगे तो वो स्ट्रेच होगा, और उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर जाएंगे। जब दूर चीजें जाती है ना आपस में, तो उसकी जो इनर ब्लॉक्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। वही सेम होता है पिक्सल्स के साथ भी। क्या होता है? ये छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बना हुआ है, तो जब आप उसको बढ़ाओगे, स्ट्रेच करोगे, तो क्या होगा? दूर जाएँगे, दूर जाएँगे तो क्या हो? क्लैरिटी कम होगी, ये चीज़ें ब्लर हो जाएँगी। बट वेक्टर इमेज में वैसा होता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ से मिलके बना हुआ है, जो कि इंडिपेंडेंट है रिज़ॉल्यूशन का, वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है? हमने इस पीडीएफ फाइल को फ़ोन पे खोला आपने, सेम दिखेगी, लैपटॉप पे खोला, सेम दिखेगी। बताओ, इतना बड़ा स्क्रीन किसी फ़ोन का होता है क्या? नहीं होता है ना। हमारे फ़ोन का स्क्रीन कितना बड़ा हो सकता है? नॉर्मल इस साइज़ की हो सकती है। इस पीडीएफ फाइल की हाफ़ से भी थोड़ी-सी कम, ठीक है? बट ये देखो, लाइक मतलब फ़ोन का डबल साइज़ में खुला है पीडीएफ, फिर भी एज़ इट इज़ खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फटा नहीं है यहाँ पे।
क्यों यहाँ पे पिक्सल से हमने मिलके नहीं बनाया था, ठीक है, सेम चीज़ होती है वहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं। एक होता है हमारे पास रैंडम ग्राफिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज बेस्ड ग्राफिक्स, जो या फिर रास्टर भी आप बोल सकते हैं, जो कि मिलके बना हुआ है हमारे पिक्सल्स से, ठीक है। इमेज बेस्ड ग्राफिक्स हमारे पिक्सल से मिलके बनता है। और इसकी एग्जांपल अगर आपको लेनी तो आपका इमेज पिक्चर, कैमरा से क्लिक किया हुआ पिक्चर सारे पिक्सल से मिलके बनते, तभी उसकी एक लिमिटेड साइज होती है। आप उस पिक्चर को एक लिमिटेड रेजोल्यूशन तक ही एक्सपैंड कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है और इस पे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्राफिक्स होता है, जहाँ पे हम इसको लोग वेक्टर ग्राफिक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हम मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करके फिगर्स को बनाते हैं। मोस्टली हम लोग यहाँ पे फिगर्स पे ही काम करते हैं, 2D, जैसे लाइन्स हो गया, सर्कल्स हो गए, पॉलीगन्स हो गया, स्क्वायर्स हो गए, इन सब टाइप के फिगर्स को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं यूज़ करके मैथमेटिकल इक्वेशंस का। क्वेश्चंस आता है, आपको ध्यान में रखना है। ग्राफिक्स मोड एंड टेक्स्ट मोड पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप नोट्स में एक बार पढ़ लेना। टेक्स्ट मोड बेसिकली ये दोनों मोड है ग्राफिक्स के, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे कंप्यूटर में सीजीआर में आपने पढ़ा होगा कि आपको मोड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी ग्राफिक्स की चीज़ें कर जहाँ पे हमें टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में आना पड़ता है या फिर ग्राफिक्स मोड से टेक्स्ट मोड में जाना पड़ता है, तो उन दोनों अलग अलग मोड हैं। हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर टेक्स्ट मोड को पर्सनल कंप्यूटर में नॉर्मली मोड भी कहते हैं, डिस्प्ले सेटिंग, बट टेक्स्ट मोड अब जनरली यूज नहीं किया जाता और इसको हम लोग कैरेक्टर मोड और अल्फा न्यूमेरिक मोड भी कहते हैं। इस पे मैं क्वेश्चंस आपको लिखवा दूंगा, उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रखना, बाकी कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। वैसे मैंने नोट्स में सारी चीजें डाली, तो आप एक बार नोट्स पढ़ लेना, तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन। बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एक ऐसा प्रोसेस जो आपके 3D सीन को 2D स्क्रीन में दिखाए, ट्रांसफॉर्म करे, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका। एक फोन को, अगर आपके एक फोन को, पबजी पबजी गेम है आपका, ठीक है, आप वहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, प्लेन को देखते हैं, घर बिल्डिंग्स को देखते हैं, वो 3D ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D स्क्रीन पे दिखाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन, बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन। कि किस तरीके से, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, हाउ टू कन्वर्ट अ 3D सीन टू अ 2D स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन, ठीक है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स pipeline, rendering pipeline, or simply graphics pipeline is a conceptual model that describe what steps a graphics system needs to perform to render a 3D scene to a 2D screen। कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करना पड़ता है एक 3D सीन को 2D स्क्रीन में दिखाने के लिए, ठीक है। हमारे पास जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन, ज्योमेट्री, रेस्टराइजेशन, ठीक है। रेस्टराइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि रेस्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को रास्टर डिस्प्ले में कन्वर्ट करते हैं, रास्टर ग्राफिक्स में। क्यों करते हैं? क्योंकि ज्योमेट्री के दौरान हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ किया, our graphics will be converted in vector format and vector format can't be displayed on random scan display, ठीक है। तो हम उसके लिए हमें रास्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, रास्टर ग्राफिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन का काम क्या होता है? सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे आते हैं। द एप्लीकेशन स्टेप इज एग्जीक्यूटेड इन सॉफ्टवेयर। इन एप्लीकेशन स्टेप चेंजेस आर मेड टू द सीन एज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल ड्यू टू यूजर इंटरेक्शन। कभी भी हम ग्राफिक्स को यूज करते हैं, आपने माउस क्लिक किया, वहां पे कुछ हुआ, पबजी में आप खेल रहे हो, आपने गन के आइकन पे बटन प्रेस किया, वहां पे गोलियां चली, ये कहाँ पे होता है? ये एप्लीकेशन स्टेप में होता है। कि बेसिकली इस स्टेज में आप 3D ऑब्जेक्ट्स में, जो आप 3D सीन कन्वर्ट कर रहे हैं 2D स्क्रीन में, जो 3D ऑब्जेक्ट्स आप कन्वर्ट कर रहे हैं 2D स्क्रीन में, उसमें आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। जब कोई इंटरेक्शन हो तो आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। कोई यूजर इंटरेक्ट कर रहा है या फिर कुछ एनिमेशन हो रहा है, तो आप वहां पे क्या चेंजेस चाहते हैं, वो सारी चेंजेस हम एप्लीकेशन स्टेज में करते हैं। सिंपल है, एप्लीकेशन स्टेज में आप सारी चेंजेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कि अगर कोई इंसान माउस क्लिक करे तो ये होना चाहिए, अगर कोई कीबोर्ड प्रेस करे तो ये होना चाहिए, अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे तो गोलियां चले, कोई भी एनिमेशन, कोई भी चेंजेस, कोई भी इंटरेक्शन, ये सारी चेंजेस, सारी इंटरेक्शन हमारी एप्लीकेशन स्टेज में होती है। ये पहली स्टेज होती है। इसके बाद ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री क्या करता है? जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, साइज के ऑपरेशंस हो गए, लाइटनिंग के ऑपरेशंस हो गए, कैमरा ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स के ऑपरेशंस हो गए, क्लिपिंग, अगर कोई क्लिप वहां पे क्लिपिंग करनी है, अगर साइज को वहां से रिड्यूस करना है वो, या फिर व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना, जितनी भी चीजें होती है वो सारी ज्योमेट्री के अंदर आ जाती है। तो ज्योमेट्री स्टेप
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑपरेशन विद पॉलीगन एंड देयर वर्टाइसेस। ठीक है, तो मेजोरिटी जितने भी हमारा मेन पार्ट होता है, मेजर टास्क होता है, वो ज्योमेट्री के अंदर परफॉर्म होता है। मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला होता है, देन लाइटनिंग होती है, देन प्रोजेक्शन, क्लिपिंग एंड विंडो व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सिंपली अपने कोऑर्डिनेट्स को मैनेज करते हैं। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया, कैमरा के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इन सबको मैनेज करते हैं, सबको एक साथ ला के बैलेंस कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका एक ऐसे कोऑर्डिनेट पे है और कैमरा एक अलग कोऑर्डिनेट पे, अब उन दोनों को मैच तो कराना होगा ना, अगर आपको एक स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखाना है तो उन सब कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मैच करते हैं। क्योंकि ग्राफिक्स में ना आपको कोऑर्डिनेट्स का ही खेल है कि स्क्रीन पे कहाँ पे दिखाएंगे जो आपको कैमरा के एंगल से वो चीजें 3D में दिखें, राइट। देखो यार, 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप पेंटिंग देखते हो, आप बनाओ एक इलेक्ट्रिक पोल, बनाओ वो चीज, और एक आर्टिस्ट इलेक्ट्रिक पोल बनाया वो चीज, डिफरेंस आ जाएगा। आपका इलेक्ट्रिक पोल लग गया 2D है, वो देख के लगे यार इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, बट अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे कभी कभी देखते हैं ना पिक्चर्स, कितना रियल लगता है। क्यों? क्योंकि वो 3D पेंटिंग्स होते हैं। 3D पेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट। आपको पता है ना कि जब आप एक लाइन को ड्रॉ करते हो वो 3D कब दिखता है? वो पेपर से बाहर आ जाता है क्या लाइन? नहीं आता ना। वो बस इस एंगल पे उस पिक्चर को ड्रॉ करते हैं ताकि वो हमें 3D दिखने लगे। मतलब इस कोऑर्डिनेट पे उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और इस कोऑर्डिनेट पे इंसान भी खड़ा होता है कैमरा लेके, ताकि वो चीज़ हमें 3D दिखती है। तो अगर एक 3D चीज़ को अगर आपको दिखाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट, कि आपने उसको ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है और कैमरा का एंगल क्या है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे होती है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस में। उसके बाद लाइटनिंग, लाइट को मैनेज करते हैं, बैलेंस कर, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट और ज़्यादा रियलिस्टिक रियलिस्टिक दिखें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जितने भी वर्टेक्स हैं हमारे 3D एरिया जितना भी है, उन सारे वर्टेक्स को 2D पोजीशंस में कन्वर्ट करो। ठीक है, जितने भी हमारे 3D पूरा जो 3D एरिया था हमारा, उसको 2D स्क्रीन पोजीशन में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसके बाद क्लिपिंग होता है। क्लिपिंग मतलब कुछ एरिया अगर हमारा कट हो रहा है या फिर अगर बाहर निकल रहा है तो उसको डिस्कार्ड करो। और लास्ट में हमारा होता है विंडो व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर हमें लास्ट में अगर हमें कोई चीज दिखानी है, किसी स्क्रीन पे दिखाने, डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमें उसको विंडो व्यू पोर्ट करना पड़ेगा। मतलब विंडो ऑब्जेक्ट पे दिखाने से पहले हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा ताकि हम उस इमेज का आउटपुट दिखा सकें। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को मैनेज करते हैं यहाँ पे। हाइट हो गई आपकी, विड्थ हो गई विंडो की। ठीक है, जिस विंडो पे आपको दिखाना है, फोन का विंडो हो सकता है, वो लैपटॉप का विंडो हो सकता है। अब सपोज करो कंप्यूटर ग्राफिक्स वालों को पता नहीं कि क्या किस पे यूज कर रहा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। इसलिए विंडो व्यू ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि जिस भी स्क्रीन पे आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर ले। हमने एक कोड लिख दिया लैपटॉप के अकॉर्डिंग, अब वो फोन पे यूज कर, लैपटॉप की स्क्रीन में भी तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे ही पबजी गेम खुलेगा वो लास्ट में विंडो विंडो को हमारे एक्सेस कर लेगा कि अच्छा ये विंडो की हाइट ये है, विड्थ ये है, विंडो का अपर हैंड साइड, लोअर हैंड, जो भी सारी कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस कर लेगा, उसके उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक्स को डिस्प्ले कराएगा। तो ये होता है विंडो व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप था रेस्टराइजेशन। मतलब लास्ट में क्या, कि जितने भी हमने कन्वर्ट किए, जितनी भी चीजें हमने अभी तक बनाई है, सबको रास्टर डिस्प्ले में कन्वर्ट करना पिक्सल्स के फॉर्मेट में, और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना। ये बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक्स ऑफ ग्राफिक्स पाइपलाइन। ठीक है, बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन मतलब ये प्रोसेस आपको पूरा दिखाता है कि आप किस तरीके से एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, basic graphics pipeline basically tells you how to convert a 3D scene to a 2D screen। ठीक है, उसमें 3 प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन, ज्योमेट्री, रेस्टराइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन। एप्लीकेशन, ज्योमेट्री, रेस्टराइजेशन के अलावा कोई भी स्टेप देखिए उसको कट कर देना, सिंपल है। ठीक है, 3 ही स्टेप होते हैं, चाहे वो कोई भी बुक की बात हो। देयर ओनली 3 स्टेप्स ओके इन बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि लाइक अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेप या फिर वैलिड फेज ऑफ बेसिक ग्राफिक्स पाइपलाइन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन, ज्योमेट्री, देन रेस्टराइजेशन, बस ये 3 ही चीज होती है, उसके अलावा कोई भी चीजें नहीं होती हैं। ओके, एक सेकेंड, जस्ट वेट।
यस, ओके, ठीक है। तो बेसिक ग्राफिक पाइपलाइन सबको समझ में आया क्या होता है? यस एवरीवन, कोई डाउट? इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। मेन है ना, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वेश्चंस जब भी आपके एग्जाम में आते हैं, इन चीज़ों को समझना कि क्वेश्चंस कैसे होंगे आप एग्जाम में, तब आपका अप्रोच समझ में आता है एग्जाम को लेकर कि चीज़ें टफ नहीं है ज़्यादा, बट यही है कि हमें फिगर आउट नहीं कर पाते हम कि क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग को बार बार प्रैक्टिस करना, जो चीज़ें आपकी एग्जाम में आने वाले टाइम में नहीं इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं देखो यार, हमारी जो जब हमने चीज़ों को स्टार्ट किया ना, तो हमारी स्पेशलिटी बन गई है कि हमें सीयूबी में एडमिशन दिलवाना है लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जिनको सीयूबी में एडमिशन नहीं भी मिला, वो भी सेटिस्फाइड थे क्योंकि वो डिजर्व करते थे 80%, ठीक है। और उनको आ गया 95, 92, 93%, जो अभी पीसीसीई में है, ठीक है। वो बच्चे जो सिंहागढ़ भी डिजर्व नहीं करते थे, वो पीसीसीई में है। जो बच्चे जेएसपीएम डिजर्व नहीं करते थे, वो बच्चे वीआईटी वीआईटी में चले गए। तो एवरीवन वाज लाइक वेरी सेटिस्फाइड। तो हमारा ये पूरा एक स्टैंडर्ड बन गया कि हमें एक ऐसी तैयारी करानी, एक ऐसा पूरा ग्रुप बनाना है डिप्लोमा स्टूडेंट का जो वेल डिजर्व्ड हो, वेल अंडरस्टैंडिंग हो, एक चीज़ों को समझें, अप्रोच सही हो। क्योंकि लर्निंग में ना सबसे पहली चीज़ यही होती है, लर्न हाउ टू लर्न। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, लर्न हाउ टू लर्न, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहीं पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है आपका, जहाँ पे आप ये एग्ज़ाम निकल गया आपका, थर्ड सेमेस्टर तो निकल गया, बट फोर्थ सेमेस्टर में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अप्रोच को सही रखो अपने हमेशा से, जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं वो उन क्वेश्चंस को बनाओ, बार बार चीज़ों को पढ़ो, समझने की कोशिश करो, लॉजिक ढूंढो, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढो, ठीक है। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमने अपना फ़ोन उठाया, कैमरा खोला, अपना सेल्फी लिया, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ होगा, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए हमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम जब जब सीयूईपी के लिए टारगेट करते हैं, तो 1 लाख बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है? तो उन 1 लाख बच्चे में से 12 बच्चों का एडमिशन होगा। हम उन 12 बच्चों में कैसे आएँ? क्या डिफरेंट करें हम, ठीक है? क्या डिफरेंट करें? अगर हमने 4th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर के 2 पेपर को पढ़ लिया, किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? चेंजेज़ आएँगे? आएँगे चेंजेज़, बहुत चेंजेज़ आएँगे। 5th सेमेस्टर में आप थोड़े कंफर्टेबल रहोगे, एक्सपर्ट बनोगे, मास्टरी हासिल करोगे वहाँ पर। 5th सेमेस्टर में हमने 6th सेमेस्टर के एंड्रॉयड पेपर को पढ़ी, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। 6th सेमेस्टर में एक पेपर है एंड्रॉयड, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने उसको 5th सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया अपने स्टूडेंट्स को। क्या हुआ उससे? उससे ये होगा कि 6th सेमेस्टर में जब वो जाएँगे तो वो एंड्रॉयड में मास्टरी हासिल करेंगे, जो एमएसबीटी में उतना क्लियर किसी का नहीं होगा एंड्रॉयड, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ये सब अप्रोच आपको फाइंड आउट करना होगा धीरे-धीरे कि कैसे उन 1 लाख बच्चों से हम लोग अलग बने, डिफरेंट हों। तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए अप्रोच पे हमेशा काम करो आप लोग, ठीक है? तो इन सारे टॉपिक्स के मैं आपको क्वेश्चंस अभी देने वाला हूँ, तो क्वेश्चंस के लिए टेंशन मतलब मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस अपन अभी देंगे आपको, ठीक है? और मैंने मॉक टेस्ट भी अरेंज किया है, ठीक है? तो और हर दिन इस पे अपडेटेड मॉक टेस्ट भी मैं लेते रहूँगा, ठीक है? तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक? कंप्यूटर ग्राफिक्स का तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आए मैथ्स की वजह से, बट ये तो गारंटी क्वेश्चंस मैं आपको पूरे दे दूँगा, ठीक है? क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता दूँ कि टॉपिक कभी कई बार होता है कि टॉपिक हमें समझ में नहीं आते हैं, बट क्वेश्चंस देने की गारंटी, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस और आपकी जो पूरी एग्ज़ाम की तैयारी है, उसकी गारंटी मैं अभी आपको ले सकता हूँ, ठीक है? कि हमारी टीम यही करती है। कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की, कंप्यूटर आर्ट हम लोग इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सबको पता होगा ये सब। कंप्यूटर आर्ट बना सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स की 3D बिल्डिंग्स की डायग्राम्स बनते हैं, आपने देखा होगा जैसे अभी हमारी ऑफिस बन रही थी, तो जो इंटीरियर्स वाले थे और जो बाहर की जो बिल्डिंग्स बना रहे थे, उन्होंने पहले पूरा 3D हमें एक पूरा एज अ वीडियो की तरह देखा, 360 डिग्री एंगल वाला वीडियो, ठीक है। हमने सारी चीज़ें देखी सो दैट हमें एक रियलिस्टिक फील आती है कि अच्छा हमारा घर ऐसा लगेगा, अभी हमारी बिल्डिंग ऐसी लगी है देखने में, राइट। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। पहले के टाइम पे मुझे याद है, वन ऑफ माय मामू इज़ एन सिविल आर्किटेक्ट, तो वो काफ़ी ज़्यादा एज में बड़े हैं, तो उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, इतना एडवांस नहीं था। तो आई सॉ हिम कि वो
जो चार्ट पेपर पे डायग्राम्स बनाते थे, ठीक है, चार्ट पेपर पे, और काफ़ी ज़्यादा 3D रहता था, बट ये फील नहीं आती थी जो अब अभी फील आती है। उस समय उनकी मैंने देखा वो डायग्राम्स बहुत अच्छा बनाते थे, बट वो क्या पेंसिल से पूरी फिगर को बनाते थे, वो रियलिस्टिक नहीं होती थी, उसमें इंसान को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल मेरा घर कैसा दिखेगा। बट अभी जो 3D है उसमें 360 डिग्री एंगल पे वो दिखाते हैं कि बाहर अंदर हर जगह से, तो चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक दिखती हैं। प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जैसे आप मिलियंस ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हो एक चार्ट के दौरान, एक चार्ट के रूप में, पाई चार्ट, टाइम चार्ट, ये सब बनाते हैं। इंटरटेनमेंट में गेम्स में यूज़ करते हैं, एनिमेशंस, कार्टून फिल्म्स, ये सब बनाते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग्स में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, विजुअलाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, बहुत सारे मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, एक बार पढ़ना है इसको, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक बार इसको पढ़ लेना, मे बी कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है, डिस्प्ले डिवाइसेस में हमारे आज का लास्ट टॉपिक है डिस्प्ले डिवाइसेस। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइसेस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बट मैं आपको एग्जाम के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। एग्जाम के लिए आपको बस 3 चीजें याद रखनी है, एक वेक्टर का छोटा सा पॉइंट, रास्टर का छोटा सा पॉइंट, और एलईडी का छोटा सा पॉइंट, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स को आपने याद रखा, आपकी पूरी सिलेबस कवर हो जाएगी। यहाँ पे नहीं जरूरत है आपको पूरा आर्किटेक्ट याद करने का, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आर्किटेक्ट याद करने का, टाइम वेस्ट होगा आपका। डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं? जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेस होते, पहले की जो सीआरटी मॉनिटर्स थे, आज एलईडी है, एलसीडी हमारे पास है, प्लाज्मा आया, उसके बाद टच स्क्रीन आया, दुनिया की कोई भी डिस्प्ले डिवाइस हो गई, ठीक है। हर एक डिस्प्ले डिवाइस, मैंने आपको पहले आवर में बताया था आज की, कोई भी इमेज प्रोड्यूस होती है ना, मतलब इमेज का होता है लाइट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। देखो यार, कभी भी ना हम फिजिक्स को ना इग्नोर, या फिजिक्स को हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर के टर्म्स में। एक चीज हमेशा याद रखो, जो फिजिक्स ने कहा है ना वही सही है, जो मैथ्स ने कहा है वही सही है। अब आप देखते हो ना कि आप कोऑर्डिनेट, आप जो लाइंस की एल्गोरिदम लिखते हो वो क्या, वो मैथ्स का है। अपने फॉर्मूला देख लिया स्लोप का है, m इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, वाई बाई एक्स, या फिर आपने देख लिया माइनस एक्स बाई वाई, स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्लोप के बहुत सारे डी एक्स बाई डी वाई, या फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इतने फॉर्मूलाज हमने देखे हैं। ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए, मैथ्स आया, ठीक है। तो डिस्प्ले मतलब क्या, एक ऐसी स्क्रीन जहां पे हमारी पिक्चर्स आती है। अब पिक्चर्स क्या होती है? इमेज होती है, जाहिर सी बात है। और इमेज क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को विजुअली दिखाने का एक तरीका होता है। तो हम ये जानते हैं कि चाहे वो दुनिया की कोई भी डिस्प्ले हो, कोई भी इमेज हो, उसकी फॉर्मेशन के लिए वी नीड लाइट, वी नीड इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। सो हर एक टाइप के डिस्प्ले में ना लाइट्स की बात होगी ही होगी, अलग अलग तरीके से हो सकती है। लाइट इज ओनली नॉट अबाउट एलईडी और एलसीडी, लाइट्स की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेक्टर स्कैन डिस्प्ले की। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा द्वारा पिक्चर को ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे हमारी जो लाइन होती है, एक टाइम पे एक ही लाइन ड्रॉ की जाती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आपको बस ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नोट्स में की पॉइंट्स डाला है, यहाँ पे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में पॉइंट्स जो होते हैं, जो लाइन ड्रॉ, सॉरी, जो पिक्चर्स ड्रॉ होती है वो लाइंस के रूप में ड्रॉ की जाती है, ठीक है। पहले एक लाइन ड्रॉ होगा, अगर हमें एबीसीडी बनाना है तो एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। फिर दूसरा लाइन ड्रॉ किया जाएगा वहां से, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन। इस तरीके से हमारा वेक्टर स्कैन डिस्प्ले काम करता है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे रैंडम स्कैन डिस्प्ले काम करता है। रैंडम स्कैन सिस्टम यूजेस एन इलेक्ट्रॉन बीम विच ऑपरेट्स लाइक अ पेंसिल टू क्रिएट अ लाइन इमेज ऑन द सीआरटी स्क्रीन। मैंने यहाँ पे जानबूझ के की पॉइंट्स डाला ताकि आप अगर अपने 3-4 पॉइंट्स भी पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में तो कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे यहाँ से। आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ पे यूज होता है? रैंडम स्कैन में यूज होता है, और कहीं नहीं यूज होता। ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जब भी बात आएगी कि which type of display devices uses an electron beam to generate an image, to create an image, what will be the answer? Yes, anyone, what will be the answer? Random scans. रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इलेक्ट्रॉन बीम की बात आए ना, हमें क्यों आर्किटेक्ट याद रखना, कोई मतलब ही नहीं है ना। whenever electron beam happens, always random scan, because electron beam वहीं पे होता था, सीआरटी स्क्रीन पे ही होता था, ठीक है। और एलईडी में, टच में इलेक्ट्रॉन बीम का काम नहीं है, ठीक है। एलईडी में एलईडी लाइट्स को हम लोग यूज करते, ओके। जस्ट इग्नोर माय वॉइस गाइस। तो रैंडम, जब भी बात आएगी इलेक्ट्रॉन बीम की, दैट मीन्स कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले होगा, ठीक है। और जब भी बात आएगी विच टाइप ऑफ डिस्प्ले यूजेस अ लाइन फॉर्मेट, लाइक विच टाइप ऑफ, विच ऑपरेट्स लाइक ए पेंसिल टू क्रिएट अ लाइन, वहां भी
आंसर होगा रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले एक ऐसा डिस्प्ले डिवाइस है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं इमेज को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे कैसी इमेज ड्रॉ हो सकती है, जो इमेजेस लाइन से मिलके बनी हो, क्योंकि यहाँ पे एक बार में एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते, 2 लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं, रैंडम स्कैन सिस्टम यूजेस एन LED technology is false. Random scan display can draw multiple lines simultaneously, false। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए रैंडम कैन रैंडम स्कैन सिस्टम्स या फिर इज रैंडम स्कैन सिस्टम्स आर केपेबल ऑफ ड्राइंग कर्व्स और सर्कल्स, नो। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डाले हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आपकी बुक्स में ऐसे पॉइंट्स नहीं है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है each line segment is drawn on the screen by directing the beam moving from one point to another where its x and y coordinate define each point, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, पहला पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट। देखो कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने में हमारे पास कोऑर्डिनेट तो होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू डोंट नो वेयर टू गो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपके पास कुछ तो कमांड होना चाहिए ना। चलो इनिशियल पॉइंट हमें पता है, यू you नो know, आपको पता है कि किसी ने बोला जॉब इंटरव्यू चल रही है, आपका घर कातरज में पुणे में। ठीक है, जॉब इंटरव्यू का लोकेशन पता नहीं होगा तो आप जा पाएंगे क्या, बताओ, नहीं जा पाएंगे ना। आपको जॉब लोकेशन का पता होना चाहिए कि आप ए आपका घर कातरज के पास है, बी हिंजेवाड़ी। आपको पता है कि हाँ यहाँ पे जॉब लोकेशन है, विंग बी में TCS का बिल्डिंग है, वहाँ पे जॉब लोकेशन है, आप चले जाएंगे यहाँ पे। बट वेन यू डोंट नो हाउ टू गो, वेयर टू गो, देन यू कांट गो, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स। दुनिया की कोई भी इमेज, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की कोई भी इमेज अगर आपकी डिस्प्ले पे बन रही है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए वहाँ पे, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोऑर्डिनेट ही बताएगा आपको कि कहाँ से कहाँ जाना है। चाहे वो कर्व की बात हो, वहाँ पे भी सेम कोऑर्डिनेट पे काम करेंगे। ए से बी आया, फिर बी, आपने इंटरव्यू दे दिया यहाँ पे, फिर दोस्तों की पार्टी की प्लान हो गई, फिर आपको कहीं और जाना है, लोकेशन पता होना चाहिए ना आपको। आपने लोकेशन सी पे गए, यहाँ पे पार्टी वार्टी हुई, फिर आपको सी से कहीं और जाना है, कुछ बुक्स लेने जाने हैं, कुछ काम आ गया, डी, फिर वापस डी से ए, घर पे वापस से। ठीक है, तो बेसिकली यू नो द कोऑर्डिनेट्स, यू हैव टू नो, यू नीड कोऑर्डिनेट्स टू ड्रॉ अ पिक्चर। सेम जैसे आप यू नीड डायरेक्शंस, यू नीड एग्जैक्ट लोकेशन टू रीच आउट हियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस लोकेशन पे मेरे को जाना है, वहां का अगर आपको लोकेशन नहीं पता है, आपको किसी ने बोला है बानेड़ में कहीं तो है, यू कांट रीच ऑन टाइम। बानेड़ में आप कहाँ ढूंढोगे, बानेड़ इतना बड़ा है। ठीक है, तो कातरज में कहाँ ढूंढोगे, किस साइड जाओगे कातरज में ढूंढने। तो वही चीज़ है, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता तो आप चीज़ों को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें कोऑर्डिनेट्स पे काम करता है। और आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर द सिस्टम साइकिल्स बैक टू द फर्स्ट लाइन एंड डिजाइंस ऑल द लाइन ऑफ द इमेज 30 to 60 टाइम्स ईच सेकंड। मतलब क्या होता है, एक बार प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वापस से साइकिल कंप्लीट होता है, वापस से वही साइकिल चलती है। मतलब अगर आपकी इमेज बड़ी है तो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में काम करता है। तो याद रखेंगे हम लोग ये कि रैंडम वेक्टर स्कैन डिस्प्ले और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के तौर पे हम इमेजेस को ड्रॉ करते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है यहाँ पे कि ये CRT मॉनिटर में काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट कि यहाँ पे हमारे पास कर्व्स हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एक एक बार में हम लोग सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल लाइन। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स हो जो आपके लिए काफी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स डाला, आप लोग यहाँ पे देख लेना। मैं ये नोट्स आपके साथ इस सेशन के बाद शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद हम देखो यहाँ पे ऐसा इमेजेस आता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम आया और एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हुआ, 1 by 1। और ऐसे ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई, इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई 1 by 1। एक लाइन आप एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो मोस्ट कॉमन टाइप का मॉनिटर होता है। ठीक है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है, जहां पे हम, ये भी CRT मॉनिटर में ही होता है, CRT मॉनिटर ही बस इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता है, ये भी याद रखना। LED LCD इलेक्ट्रॉन बीम यूज नहीं करता। ठीक है, CRT मॉनिटर आप लोग समझ रहे हो ना, जो पहले के जमाने की टीवी, जो डब्बे वाली टीवी जो आती थी पहले, वो CRT मॉनिटर बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें पीछे से बहुत बड़ा सा कुछ होता था, उस वो इलेक्ट्रॉन बीम होता था, वहां से लाइट्स निकलती थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम। वहां पे क्या होता है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में
सीआरटी मॉनिटर में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम काम करता है बट ये हॉरिजेंटल लाइन में काम करता है, ठीक है। यहाँ इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम स्वीप्स अक्रॉस द स्क्रीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवरिंग वन रो एट अ टाइम। उसके बाद memory area called refresh buffer or frame buffer stores picture definition. This memory area holds intensity value for all screen points. अब इसका क्या मतलब है यार, देखो यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पहले क्या था कि जहाँ पे हमें ड्रॉ करना है वहीं पे इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन बीम पूरे स्क्रीन को कवर करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ गया, फिर वापस से यहाँ आया, फिर ये गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये टॉप से बॉटम पे जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं स्कैन लाइन, ठीक है, स्कैन लाइन बोलते हैं इसको। अब इसका इसके हमें पिक्चर कैसे ड्रॉ होती है बताओ। तो जहां पे हमें पिक्चर को ड्रॉ करना होता है, सपोज करो यहाँ पे हमें ए बनाना है, ए, तो जिस जिस पॉइंट पे हमें ए लिखना है ना, उस पॉइंट की इंटेंसिटी को ये बढ़ा देगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम बफर। हमने बोला ना यहाँ पे फ्रेम बफर। इन फ्रेम बफर द पोजीशंस आर कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट्स और पिक्सल्स। फ्रेम बफर में हमारे पिक्सल्स स्टोर किए जाते हैं, और जहां जहां पे हमारे पिक्सल को स्टोर करके डिस्प्ले कराना है, उन पिक्सल्स को की इंटेंसिटी को ये बढ़ा देगा, मतलब उसको ये विजिबल करेगा, बाकी सबको इनविजिबल कर देगा, तो उससे हमारी पिक्चर को दिखती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक गया, वापस आया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ जाने के दौरान अगर यहाँ पे कोई पिक्सल्स लग रहा है इसको, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर ऐसे गया, फिर लेफ्ट से राइट जा रहा है, फिर टॉप से बॉटम पे जा रहा है, और ये देख रहा है कि कहाँ कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। सपोज को हमें ड्रॉ करना है ए, यहाँ पे तो ए नहीं लिखा, बट ऐसे गया, ऐसे लाइन आएगी, ऐसे लाइन आएगी और ऐसे लाइन आएगी, तो ये जो लाइन आएगी ना यहाँ पे, तो ये लाइन जहां जहां पे क्रॉस करेगी वहां 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 पे पिक्सल्स डाल देगा। और ये पिक्सल्स डालने का काम कौन करता है, फ्रेम बफर काम करता है, ठीक है। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, जैसे रास्टर स्कैन डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो स्वीप्स अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब पूरे स्क्रीन को वो कवर कर रहा होता है टॉप से बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम बफर का यूज करते हैं हम लोग पिक्चर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब फ्रेम बफर में होती है। और यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यूज को हम लोग होल्ड करके रखते हैं, मतलब क्या कि जिस जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है, जो इमेज हमें ड्रॉ करना है, उस इमेज पे, वो इमेज जहां पे आ रही है, हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे और उससे हमारी वो इमेज दिखने लगेगी, ठीक है। तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले में या वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या था, वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम थी और वो एक बार में एक ही लाइन को ड्रॉ करता था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है जो पूरे स्क्रीन को एक बार में कवर करता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। वहां पे इंटेंसिटी वैल्यू वाली कोई बात नहीं थी, यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यूज पे डिपेंड होता है। तो अगर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले इज रिस्पॉन्सिबल या यूजेस इंटेंसिटी वैल्यूज, तो फॉल्स होगा आंसर, क्योंकि रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूजेस इंटेंसिटी वैल्यूज और यूजेस पिक्सल्स या फ्रेम बफर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, विच टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइस यूजेस फ्रेम बफर टू स्टोर द पिक्सल्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। विच टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस यूजेस फ्रेम बफर memory to store the pixels or to store intensity value or to hold intensity value, तो उसका आंसर होगा रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद आता था हमारा एलईडी डिस्प्ले, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लेना एक बार। इसकी बात आता है हमारा एलईडी डिस्प्ले। एलईडी डिस्प्ले में क्या होता है, अब जो हमारा लेटेस्ट है एलईडी डिस्प्ले, यहाँ पे जितनी भी हमारी इमेज प्रोड्यूस होती है, इमेज होती है, वो सब होती है एलईडी। जो हमारे पास लाइट एक पैनल होता है, ये पूरा पैनल होता है एलईडी लाइट्स का, बेसिकली लाइट सोर्स का एक पूरा पैनल जिसमें हमने छोटे छोटे एलईडी लाइट्स लगाए होते हैं, और उन लाइट्स की मदद से हमारे पास एक इमेज जनरेट हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। लाइट एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एक ऐसी डिस्प्ले जहाँ पे हम लोग पैनल यूज करते हैं एलईडीज का एज अ लाइट सोर्स, क्योंकि हमें लाइट चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम नहीं होता हमारा, इलेक्ट्रॉन बीम नहीं होने की वजह से हम काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ये काफी ज्यादा पावर इफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे पावर की ज्यादा यूज नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एलईडी लाइट्स बहुत ज्यादा कम पावर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, तो उस वजह से हमारे पास पावर कम लगती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पे डाली है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हो सकता है आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए, विच टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस यूज एलईडी बैकलाइट पैनल, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। विच टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस यूज लिक्विड क्रिस्टल, तो वहां पे भी आपको ये ध्यान में होना चाहिए। एलसीडी डिस्प्ले में भी लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है, और एलईडी में भी लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। ये मत सोचना कि एलईडी में लिक्विड क्रिस्टल यूज नहीं होता है। एलसीडी और एलईडी में फर्क क्या है पता है आपको, वहां पे भी लिक्विड क्रिस्टल है, यहाँ पे भी लिक्विड क्रिस्टल है, बस फर्क एक चीज का होता है कि वहां पे एलईडी लाइट्स यूज नहीं होती है, वहां पे नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट्स को यूज करते हैं हम लोग लाइट सोर्स के लिए, ठीक है।
बाकी वहाँ पे भी लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं आपके कि व्हिच टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइस यूज़ेस लिक्विड क्रिस्टल? ऑप्शन होंगे एलईडी, एलसीडी, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी पे टिक करना है, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना, एलईडी और एलसीडी दोनों में आपके बैकलाइट के तौर पे बस फ़र्क होता है, बाकी पूरी आर्किटेक्चर सेम होती है, एलसीडी की भी पूरी आर्किटेक्चर सेम होती है, ठीक है? यहाँ पे आर्किटेक्चर पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है? तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक एलईडी डिस्प्ले, ठीक है? ये फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? ईजी है। पिक्सल्स या ध्यान में रखना, रेजोल्यूशन ध्यान में रखना है। कितने टाइप की ग्राफ पिक्सल्स मतलब क्या? स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो जिससे हमारी पिक्चर बनती है। दुनिया की हर एक इमेज पिक्सल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? और पिक्सल किस पे डिपेंड करता है? रेजोल्यूशन पे। नंबर ऑफ पिक्सल्स मतलब आपका रेजोल्यूशन, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा पिक्सल्स होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इस इमेज की क्लैरिटी होगी, ठीक है? ग्राफिक्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, इमेज बेस्ड ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्राफिक्स। बेस्ड ग्राफिक्स कैसी ग्राफिक्स होती है? जो पिक्सल से मिलकर बनती है, ठीक है? ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्राफिक ऐसी होती है जो हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इक्वेशंस हम लोग मिलके बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद ग्राफिक्स मोड, टेक्स्ट मोड, 2 डिफरेंट मोड्स हैं हमारे कंप्यूटर में। उस ग्राफिक्स पाइपलाइन एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग 3D सीन को 2D स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन, ज्योमेट्री, रेस्टराइजेशन। 3 स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एप्लीकेशन स्टेप जहाँ पे हम लोग चेंजेस को ऑकर करते हैं, जहाँ पे कोई भी चेंजेस यूजर इंटरेक्शन पे होने वाला है, कोई भी एनिमेशन होने वाला है, वो सब यहाँ पे हैंडल की जाती है। ज्योमेट्री में जितनी भी ज्योमेट्री की चीजें होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, कैमरा किस एंगल पे होगा, लाइटनिंग कैसे होगी, प्रोजेक्शन कैसा होगा, कितना पार्ट को रखना है, कितना को हटाना है, ठीक है? और विंडो की साइज मतलब जो आप जिस विंडो पे दिखाना है उसका जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक आपने ग्राफिक बनाया उसको किस विंडो पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये सारा चीजें हम ज्योमेट्री के अंदर आता है हमारा। और लास्ट में रेस्टराइजेशन का मतलब क्या कि हमने जो भी वेक्टर इमेजेस बनाए हैं उसको रास्टर में कन्वर्ट करो ताकि हम लोग डिस्प्ले पे दिखा सकें, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। बहुत जगह पे यूज किया जाता है, लाइक इमेजेस, एनिमेशंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, गेमिंग में, ट्रेनिंग में। इसके बाद वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, डिस्प्ले डिवाइसेस जहाँ पे हम लोग अपनी इमेज को दिखाते हैं, ठीक है? वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है हमारा? बेसिकली एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो उसी एरिया पे डायरेक्ट करती है जहाँ पे हमें पिक्चर को ड्रॉ करना है। ये चीज एक पॉइंट हमेशा याद रखना, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले और रास्टर में फर्क है। दोनों में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है, बट vector scan display में electron beam is directed only to the areas of screen where a picture has to be drawn। जहां पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है वहीं पे वो इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है? और रास्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो पूरे स्क्रीन को कवर करती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। और जहां पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है वहां पे इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? वन बाय वन होता है हमारा, यहाँ पे वन बाय वन लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, ओके? एंड इसके बाद आपको की पॉइंट्स ध्यान में रखो, आप लोग यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता है, सीआरटी स्क्रीन पे यूज किया जाता है। इस तरीके से इमेजेस भी डाल दी मैंने, तो आपको ध्यान में रहेगा। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में सेम चीजें होती हैं, बस ये टॉप टू बॉटम, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिट्रेस बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक टर्म फ्रेस, सॉरी, बफर मेमोरी और फ्रेम बफर, जो हमारे पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर करके रखता है। बेसिकली इसका काम होता है कि आपकी इंटेंसिटी वैल्यू को स्टोर करना, कि कहाँ पे पिक्चर ड्रॉ होगा, उन सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फ्रेम बफर में होती है, ठीक है? अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं वेयर वी स्टोर आवर इंटेंसिटी वैल्यूज, पिक्सल वैल्यूज इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले, तो वो फ्रेम बफर में होता है। फ्रेम बफर इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड इन इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ पिक्सल्स और पिक्चर एलिमेंट्स, ठीक है? ये ध्यान में रखना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके। और एलईडी डिस्प्ले में आपको ये ध्यान रखना है कि एलईडी डिस्प्ले में एक पैनल होता है एलईडी लाइट्स का, जो हमारे लाइट सोर्स के लिए काम करता है, और लाइट सोर्स की मदद से हम लोग एक इमेज को दिखा पाते हैं, ठीक है? अब उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एलईडी बैकलाइट है, ग्लास फिल्टर्स होते हैं, टीएफटी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये आपका एक प्रोसेस होता है बेसिकली। लिक्विड क्रिस्टल है, यहाँ पे कलर फिल्टर होता है, ग्लास फिल्टर्स होते हैं, डिस्प्ले पिक्चर कवर ग्लास, ये बहुत सारे स्टेप्स जो आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है? जो ध्यान में रखना है वो मैंने आपको बता दिया, जो ध्यान में नहीं रखना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जो ध्यान में नहीं रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कि जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी ही है, ठीक है? हो गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको डाल दिया यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये हमारा आज का इतना ही, हमें इतने टॉपिक्स हमें देखने थे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग लाइक जो हमारा डे 2 होगा उसमें हम लोग लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे, डीडीएम पढ़ेंगे, ब्रेजनम्स पढ़ेंगे, डीडीए सर्कल पढ़ेंगे, ब्रेजनम सर्कल पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2D पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने स्पीड नोट्स में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, जो लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं जाके, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस हमारे मिल जाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे लिंक पे, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का मॉक टेस्ट का भी लिंक मैंने डाल दिया है हमारी वेबसाइट का। और अगर आपने मुझे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियोस ही मिलते हैं, ठीक है, आपके लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा, कुछ लिखवाऊंगा, वो क्वेश्चंस आप लोग लिखो, ठीक है। कॉपी और पेन सबके पास है, तो अपन अभी क्वेश्चंस लिखेंगे कुछ, ठीक है। जो मैंने आज पढ़ाया आपको उन सारे क्वेश्चंस को मुझे आपको लिखवाना है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाल दिया है, ठीक है, मॉक टेस्ट का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे से मॉक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट की लिंक भी अपने पास है, ठीक है। ये वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे, ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, बट हमने मॉक टेस्ट आपके लिए अरेंज कर दिए। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और डेली अपडेटेड है, मतलब हमेशा अपडेट होते रहता है, तो आप यहाँ पे और भी आके देख सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट की लिंक है yourengineeringfriend.in, ठीक है। मैं आपके चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, yourengineeringfriend.in, ठीक है। मैंने आपके चैट बॉक्स में भी डाल दिया, नोट्स वाले में भी मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लास्ट में डाल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मॉक टेस्ट पे अगर आप आओगे तो मॉक टेस्ट पे क्लिक करना सिंपली। यहाँ पे मैंने और भी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट आपके डाले हुए हैं, आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप नीचे आएंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यहाँ पे मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया है, ठीक है। यहाँ पे पूरी हमेशा अपडेट होती रहती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कभी भी आप आओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 10 सेट्स वगैरह डाले हैं अभी, ठीक है। 10 सेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको सिंपली आपको क्लिक करना है टेक एग्जाम पे और यहाँ पे स्टार्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइमर चालू रहेगा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप करो, सारे क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट करो, फिनिश करो, लास्ट में आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप क्वेश्चंस पे क्लिक भी कर सकते हो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। देखो, और यहाँ पे आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे, सही आंसर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट डाल रखी ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक स्टडी मटेरियल्स अभी अपडेट नहीं हो पाई है, बट हम लोग 2 से 3 दिन में इसको अपडेट करने वाले, मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा कि जब ये अपडेट हो जाएगी तो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कोर्सेज वगैरह भी दिख जाएंगे, हमारे जो कोर्सेज होते हैं। खैर ये तो आपके थर्ड ईयर के लिए कोर्सेज है, आपके लिए नहीं है। ये फाउंडेशन कोर्स है जो सेकेंड ईयर का कोर्स है। ये आपके अभी सेमेस्टर्स के लिए नहीं है, ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए होगा। ओके, थिंक कुछ समथिंग इज एरर, कुछ गलती है यहाँ पे। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। आप अभी खुलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक, तो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। आप एक बार एक्सप्लोर करो वेबसाइट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स डाल रखा है स्टूडेंट्स का, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके टेस्टिमोनियल्स डाल रखी है। देखो यहाँ पे ये सब आपके सीनियर्स हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ आइडिया ही मिलेगा, ठीक है। सब हमने डाल रखा है, आप हमारी टीम ने डाल रखा है। अभी ये वेबसाइट थोड़ी सी अंडर डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है। ये हमारी कोर्स है जो थर्ड ईयर के लिए, जो आपके लिए नहीं है, बट हाँ ये कोर्स है जो MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली लाइव लेक्चर्स को लेते हैं, नोट्स असाइनमेंट सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये आप एक फाउंडेशन कोर्स है, बट वो अभी शायद आई थिंक इस पेज में कुछ प्रॉब्लम है हमारे, तो एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स भी है एक 4th सेमेस्टर के लिए आपके, ठीक है। बट कैसा है कि हमारे कोर्स में अभी देखो, आप थर्ड ईयर के कोर्सेज में हमारे इनरोल लिमिटेड सीट्स बस 20 सीट्स थी यहाँ पे, और हमारे पास अभी सीट्स कितनी बची, बस 9 सीट्स हैं। हम लोग एक बैच में बस 20 की लिमिट होती है, और सेकेंड ईयर का जो बैच आ रहा है 4th सेमेस्टर के लिए, जो कि है फाउंडेशन को, जो आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो मैं आपको पहले बात कर रहा था कि आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो उसके लिए वो कोर्स है। अभी थर्ड सेमेस्टर के लिए वो कोर्स नहीं है, 4th सेमेस्टर के लिए जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे 8 फरवरी से, उसके लिए वो कोर्स। आप यहाँ पे देख आवर कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा MNI फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स होंगे कोर्सेज के।
वहाँ पे आपकी बेसिकली बेस स्ट्रांग हो जाएगी, लाइक जावा पढ़ना होगा आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, इन तीनों सब्जेक्ट में फोकस करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल पे फोकस करेंगे ताकि आपकी थर्ड ईयर काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डाल दी हूँ चैट बॉक्स में, आप एक बार मॉक टेस्ट वगैरह जाके ट्राई करो, आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हुआ सबका, यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम? नो। यस एवरीवन, ठीक है, ठीक है। अभी सबको कुछ कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चंस लिखो आप लोग, ठीक है? बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा फास्ट बताता हूँ। रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन रखा है, ठीक है? ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सेशन की जो भी आज हमने पढ़ा, इसकी रिकॉर्डिंग इसी प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग्स में होगी, ठीक है? तो आप वहाँ से रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, ठीक है? मैं आपको रिकॉर्डिंग की भी लिंक, रिकॉर्डिंग की आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा एक बार, ठीक है? इसी प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग में जाओगे तो आपके इसी सेशन की रिकॉर्डिंग में 10 से 15 मिनट बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस लिखेंगे अभी, ठीक है? ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द क्रिएशन ऑफ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। डैश इज द creation of pictures with the help of a computer. आंसर है कंप्यूटर ग्राफिक्स। He is done. Next question, which is the smallest unit of a digital image or graphic? Which is the smallest element? Which is the smallest element of a digital image or graphic? Answer है pixel. Next question, in computer graphic, dash is the number of pixels. In computer graphics, dash is the number of pixels. In computer graphics, dash is the number of pixels. क्योंकि एक काम करते हैं हम लोग, अभी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, राइट? वो अच्छा रहेगा ना, फिर आपको अभी भी ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है? मैं नोट्स भेजूंगा, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको भेज दूंगा, ठीक है? आज वाले सारे, और वेबसाइट पे अपलोड भी कर दूंगा, और मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? करेक्ट है? क्लियर सबका? Yes, okay. ठीक है, आप वहाँ पे एक बार, मैं जो नोट्स वगैरह शेयर करूँगा उसके साथ आप वहाँ पे वो चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है? नोट्स के साथ-साथ में ही मैं इसको भी शेयर कर दूँगा, ठीक है? आपकी चीज़ें मैं, क्योंकि अभी आप लिखोगे तो चीज़ें हो सकता है छूट जाएँगी, तो मैं नोट्स से डाल दूँगा, और मॉक टेस्ट आप लोग देखो एक बार जाके, मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है। अच्छे-अच्छे वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करेंगे, तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? ये पेज भी खुल गया है, एक पेज मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, कोर्स वाले, ठीक है? स्क्रीन विज़िबल है अभी सबको? यस सर। ये इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पे एक फाउंडेशन कोर्स का हमारा पेज है, आवर कोर्सेज में आओगे आप, तो ये फाउंडेशन कोर्स है हमारा, ठीक है? जो आपके अभी के लिए नहीं है, बट आपके 4th सेमेस्टर के लिए है, ठीक है?
तो ये MSBT नेक्स्ट आइकॉन का ही कोर्स है, ठीक है, जो हमने 4th सेमेस्टर के लिए यहाँ पे सारे रिव्यूज वगैरह डाल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4th सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स को, बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जावा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, ताकि आप थर्ड ईयर में जाने से पहले वेल प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है, ताकि आपको थर्ड ईयर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और थर्ड ईयर के एक सब्जेक्ट्स को भी हम लोग ले रहे होंगे यहाँ पे, ताकि आप थर्ड ईयर में जाने से पहले थोड़ी ज़्यादा एडवांस प्रिपेयर हो जाओ, पहले प्रिपेयर कर लो अपने आप को, ठीक है। तो ये लाइव लेक्चर्स हैं, यहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे हर लेक्चर्स के बाद, असाइनमेंट्स होंगे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स होगी, थ्योरी बुक्स होंगे, आपको कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, MCQ बुक सारे मिलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी होती है, हफ्ते में 4 से 5 मॉक टेस्ट होंगे आपके, थ्योरी एग्जाम की तैयारी होगी, इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स की तैयारी होगी, और संडे लाइव डाउट सेशन होता है इस कोर्स में, माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारे मिलेंगे, और लैब मैनुअल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का कोर्स है, 4th सेमेस्टर के लिए कोर्स है बेसिकली, ठीक है। इसमें 30 स्टूडेंट्स की ही लिमिट है, ओनली 30 सीट्स ही इसमें अवेलेबल, जिसमें अभी 28 सीट्स खाली हैं अभी हमारे पास, ठीक है। और 3000 फीस है पूरे 4th सेमेस्टर के लिए, और इसकी जो लास्ट डेट एनरोलमेंट की वो 30 जनवरी को है, और कोर्स स्टार्ट डेट है वो 8 फरवरी को, ठीक है। अगर किसी को इनरोल करना है तो वो ये डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकता है, ठीक है, यहाँ पे, और इस वेबसाइट की लिंक मैं यहाँ पे ग्रुप पे डाल दूंगा, अगर इन केस अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से ले सकता है रिव्यूज वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। बाकी जो MCQ क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, राइट, चलेगा। Okay, sir. ओके, तो आज के सेशन में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आगे की चीज़ों को, जितने भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताया, उन चीज़ों को कवर करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir.